जो हमारे सीएमएस पोर्टल को अटैच किया है। अब हमने इस प्रोडक्ट को पायलट बेसिस पर रोल आउट किया है और कुछ बैंकों ने इसका यूज करना भी शुरू किया है। हमें कुछ अच्छे कॉल्स भी मिले हैं। जिन बैंकों ने इसे इम्प्लीमेंट करके शुरू किया है, उन सभी का मैं यहाँ आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं आप सभी का ज्यादा समय न लेते हुए शोभना जी को आमंत्रित करती हूँ और फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू। ओवर टू यू शोभना जी। धन्यवाद सीमा जी। संवाद की शुरुआत हमने आपके साथ एक बेहतर और दृढ़ रिश्ता बनाने हेतु की है। आप सबके सहयोग से यह सफल भी हो रहा है। जब हम एक कदम आगे रखते हैं, तो हमारे पीछे अपने निशान हम छोड़ जाते हैं। तो हम जल्दी से हमारे पिछले संवाद का अवलोकन करेंगे। पिछले संवाद में हमने लिस्ट में होने वाले नए नए सुधारों के बारे में आपको बताया था, जिसमें एफआईआर, लिस्ट वैलिडेशन फ्रेमवर्क आदि के बारे में आपको जानकारी दी थी। उसी के साथ हमने क्या मेजर कस्टमाइजेशन किया, इससे आपको अवगत करवाया था। हमने वर्जन मैनेजमेंट में किस तरह सुधार किया है, कैसे हमारा नया वर्जन आपके बैंक में इम्प्लीमेंट होने से पहले टेस्टिंग होता है, यह भी आपको बताया। वर्जन रोल आउट और रिलीज मैनेजमेंट किस तरह हो रहा है, इसके बारे में भी हमने आपको बताया। आप में से बहुत सारे बैंकों ने इसके लिए हमारा धन्यवाद भी किया है। मैं संवाद के मंच पर आप सबको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आगे भी हम इसी तरह हर महीने आपसे संवाद के जरिए मिलते रहेंगे। अगर आपको पिछला संवाद या इस संवाद के वीडियो रिकॉर्डिंग फिर से देखने हैं, तो मैं आपको इसके लिए एक बात बताना चाहूंगी कि ये हम हमारे सोशल मीडिया साइट पे भी अपलोड करने वाले हैं, तो आप कभी भी इसे फिर से देख सकते हैं। तो आज की संवाद की शुरुआत करने के लिए मैं यहाँ गिरीश सर को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू गिरीश सर। सभी को शुभोदय और सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आप तक आ रही होगी। आप मुझे सुन पा रहे हो विक्रांत जी? Girish ji, yes, we are not able to see you. ओके। तो हमने वीडियो भी शेयर किया है। वो अभी वीडियो से भी आप हमें देख सकते हैं। हम एक बार वीडियो को क्लोज करके और एक बार स्टार्ट करेंगे सो दैट यू कैन सी इट। हाँ, ओके। तो सबसे पहले तो सभी को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। आपके बिजी शेड्यूल में आपने टाइम निकाला है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि शोभना जी और सीमा जी ने बताया है, हम संवाद के सिलसिले को आगे बढ़ा रही हैं और हमें उम्मीद है कि आपको संवाद से हमारी तरफ से जो भी जानकारी आपको चाहिए वो मिल रही है। हम नई चीजों को क्या कर रहे हैं इसके बारे में भी आप जान पा रहे हो। और आज हम उसी सिलसिले में एक बहुत महत्वपूर्ण बात के बारे में बात करेंगे। हम अपनी तरफ से अगले 5 से 6 साल कैसे देखते हैं, हम इसको अब विजन 2030 बोलते हैं। और इसके बाद इसमें आपका क्या रहेगा, इसके बारे में एसएसके जी और थोड़ा डिटेल में और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे।
और अंत में हम लोग आपको ये बताएंगे कि आप अगर बैंक की तरफ से, बैंक की आईटी टीम की तरफ से अगर प्रॉपर बजटिंग और रोड मैप आपको बनाना है तो ये आप आसानी से कैसे कर पाते। तो मैं अपना रोड मैप का डिस्क्रिप्शन आपको ये मेरे प्रेजेंटेशन के थ्रू वॉक थ्रू कराऊंगा। अभी मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं और उसमें हमने बहुत सारे इंफॉर्मेशन शेयर किया है। आपको वो सारी चीजों के बारे में अभी बताएंगे। तो हम लोग अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे हैं। Did you share the presentation? Yeah, share. Yeah. आपको मेरा प्रेजेंटेशन अभी दिख रहा होगा। जैसे मैंने बताया है, अगले 5 से 6 साल लिस्ट में हम क्या क्या करने वाले हैं, ये सारे चीजों को हम विजन 2030 के तहत कार्य रूप में लेके आएंगे। तो हम अपनी तरफ से इसको कस्टोडियन प्लस प्लस विजन 2030 बोलते हैं। और ये वॉक थ्रू करने के बाद, ये सारे चीज देखने के बाद आपको क्लियरली पता चलेगा कि हम अगले 5 साल से 6 साल में हमारा प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में हमारा सोच क्या है, हमारे इनिशिएटिव क्या है, हमारे थीम्स क्या है। तो चलिए हम लोग इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा विजन 2030 क्या है। बहुत सारा चीज इसमें जो है ये लिस्ट का स्पेसिफिक है, बट हम आपसे हट के नहीं है। हम जो भी करेंगे ये आपको कैसे वो मतलब बनेगा और वो कैसे आपको असिस्ट करेगा आपकी एम्बिशन अचीव करने के लिए। तो विजन 2030 में हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो ये आपकी स्वागत है हमारे विजन 2030 के जर्नी में। पहले तो अभी हम लोग कोर बैंकिंग सोल्यूशन में हैं, हमारा बिजनेस उसमें चलता है। हम सारे बैंकों को, क्रेडिट सोसाइटीज को कोर बैंकिंग सोल्यूशन देते आए हैं 20 साल से और उससे ज्यादा। हमारा जो जर्नी रहा है उसके बारे में बात करूंगा, बट हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं तो वो पहले बता देता हूं मैं। तो हम 2030 तक कोर बैंकिंग सोल्यूशन की जो मार्केट है उसको रेवोल्यूशनाइज करते हैं। और हमारे इसका मतलब है कि हम टेक्नोलॉजी फोकस रहेंगे। हम अपनी तरफ से नई टेक्नोलॉजी जो बनाने हैं, देखने हैं, उसकी जानकारी रखनी है। ये सारे चीज हम अपनी तरफ से बना के रखेंगे और 2030 में हम कोर बैंकिंग सोल्यूशन में लीडर्स रहने की उम्मीद रखते हैं। इसे अचीव करने के लिए हमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा और सबसे इम्पोर्टेंट, हम कस्टमर सेंट्रिक रहेंगे। आपको बैंक चलाने के लिए, सोसाइटी चलाने के लिए जो कुछ भी आपको चाहिए होगा, ये हमारा सेंटर पॉइंट रहेगा। इसके ऊपर ही सारा हमारा काम रहेगा और हम ये देखते रहेंगे कि जो भी काम हम कर रहे हैं ये आपके मतलब का बन रहा है। तो हम कस्टमर सेंट्रिक रहेंगे और 2030 तक कोर बैंकिंग सोल्यूशन में रेवोल्यूशनाइज करके हम लीडर्स पोजीशन में रहेंगे। ये है हमारा विजन, ये हम अचीव करना चाहते हैं। और हम ये इसको कैसे अचीव कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो आज मैं अपना विजन 2030 में क्या क्या कवर कर रहा हूं, मैं लगभग 30 से 40 मिनट लूंगा और इन 30 से 40 मिनटों में ये सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। पहले तो मैं आपको लिस्ट में ये नए चीज क्या क्या हो रहा है पिछले 1 साल से इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। उसके बाद डायरेक्टली हम लोग मुद्दे पे आएंगे और बताएंगे कि कस्टोडियन और एड ऑन्स क्या है हमारे लिए, वो क्या मायने रखते हैं, आपके लिए क्या मायने रखता है, उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि आज के दिन में आप और हम जो सेक्टर में है, कोऑपरेटिव सेक्टर में, उसका हालत क्या है, आप सबको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करूंगा।
ताकि मैं ये बता पाऊं कि हम लोग आपके कंडीशन को समझते हैं, जितना हद तक उतना हम करते हैं। उसके बाद आपके लिए और हमारे लिए क्या-क्या फैक्टर्स रहेंगे रोड मैप के लिए। हमने बहुत सारे फैक्टर्स कंसोलिडेट किया है और हमें लगता है कि ये 2 ग्रुप में हम देखते हैं। एक रहेगा जो बैंक 2030 तक अचीव करना चाहती है। तो बैंक का एम्बिशन, सोसाइटी का एम्बिशन क्या है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसको इग्नोर करके, इसको साइड में रख के हमारा रोड मैप नहीं बना सकते। तो हमारा रोड मैप का मेन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे रोड मैप में कि बैंक और सोसाइटी क्या करना चाहती है, ये हमने बहुत मायने लिया है। इसके बावजूद हम सभी जानते हैं कि कोऑपरेटिव सेक्टर रेगुलेटेड एंटिटी के अंदर आता है, कोऑपरेटिव बैंक्स भी रेगुलेटेड एंटिटी के अंदर आते हैं और इसीलिए हमें आरबीआई जो गाइडलाइन निकालता है, इसके साथ ही चलना होता है। हमें नॉन कंप्लायंस पे नहीं करना होता है। तो आरबीआई का क्या-क्या गाइडेंस हमने लिया है अब तक और आगे चल के भी हम आरबीआई के गाइडेंसेस को कैसे लेंगे, इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे हम। ये होने के बाद मैं डायरेक्टली आपको हमारे 2030 के क्या-क्या इनिशिएटिव्स है और हमने इसको लॉजिकल ग्रुप बनाया है और हम इसको रोड मैप थीम बोलते हैं। तो हमारे रोड मैप थीम क्या-क्या है, इसके बारे में बात करेंगे और फाइनली कस्टोडियन का रोड मैप कैसे दिख रहा है, इस साल क्या करने वाले हैं, अगले साल क्या करने वाले हैं, उससे अगले साल क्या करने वाले हैं, इन चीजों के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा और फाइनली हम कंक्लूड करेंगे कि हमारा फोकस क्या रहेगा रोड मैप के बारे में। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग ये सारी चीज 30 से 40 मिनट तक कराएंगे। चलिए, अगर मैं लिस्ट में क्या-क्या हो रहा है पिछले साल की अगर मैं बात करूं, एक तो है मैं और संतोष जी जो भी वो भी हमारे कॉल में जुड़े हैं, वो दोनों मिलके अभी लिस्ट में टेक ओवर हो गया है, सेटल भी हो गया है, हमें 1.5 साल हो गए हैं, मैं सांगली में रह रहा हूँ। तो न्यू मैनेजमेंट टेक ओवर का जो चल रहा था सिलसिला, वो हमारी हो गई है। लगभग 1 साल हो गया हमें कि हम बहुत सेटल्ड है और हम बहुत फोकस्ड हैं कि हम कस्टोडियन और एड ऑन्स को आगे ऐसे बढ़ाते रहे। तो न्यू मैनेजमेंट टेक ओवर हो गया है और जो भी परेशानियां हुई थी पिछले 1 साल 1.5 साल से मार्केट में, वो सारी चीज अभी क्लोज हो गई। इसके अलावा भी मैंने हर से जब मिलता हूँ, ये बात मैं उनको बताता हूँ कि हम लोग एज ए फैमिली बढ़ रहे हैं। हमें लगता है कि इतने सारे कस्टमर्स और हमारे क्वालिटी लेवल्स को मेंटेन करने के लिए हमें और लोग चाहिए। तो पिछले साल में हमने 25 से भी ज़्यादा लोगों को हायर किया है, उनको ट्रेनिंग दी है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी प्रोडक्टिव हैं, डेवलपमेंट में हैं, सपोर्ट में हैं और इवन सीनियर लेवलशिप में भी है। तो हमने अपना फैमिली बढ़ाया है, लगभग हम सारे लोग मिलके 90 से भी ज़्यादा लोग हो गए हैं। हम लोग अबाउट 75 टू 80 लोग थे पहले, अभी 100 को टच कर रहे हैं। तो हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करने से चूकेंगे नहीं, जहाँ पे हमें लगता है कि हम लोगों को वर्कफोर्स और ज़्यादा करना है, हम बेझिझक ये करते रहेंगे आगे भी। तीसरी पॉइंट है हमारे लिए कि हम बैंकिंग क्लाउड और मार्केट प्लेस को बढ़ावा दे रहे हैं। ये आप देखोगे आगे जाके भी हमारे रोड मैप में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। हमारा इन्वेस्टमेंट, फोकस, टेक्नोलॉजी रिफ्रेश, एवरीथिंग, ये सारी चीज हमारे बैंकिंग क्लाउड और मार्केट प्लेस के ऊपर रहेंगे। पिछले साल नवंबर में हमने हमारा मार्केट प्लेस लॉन्च किया है, वो बहुत अच्छा तरीके से चल रहा है। हम वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नए जो हमारे प्रोडक्ट है, चाहे वो फ्रिक्शनलेस कस्टमर ऑनबोर्डिंग हो, लिस्ट वैलिडेशन फ्रेमवर्क हो, ये सारे हमारे क्लाउड से चलते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बैंकिंग क्लाउड और मार्केट प्लेस आगे आके आपको भी बहुत यूजफुल रहेगा। इसके अलावा जैसे मैंने बताया है, लिस्ट के अंदर रेगुलेटरी के लिए बहुत सेंसिटिविटी है। तो रेगुलेटरी को हम बहुत क्लोज मॉनिटरिंग करने के लिए एक रेगुलेटरी सेल बनाया है। इसमें
हमारे कंपनी के 4 सीनियर लोग रेगुलेटरी सेल के अंदर सब्जेक्ट मैटर की तरह काम करते हैं। रेगुलेटरी से जो भी गाइडलाइन निकलते हैं उसका इंटरप्रिटेशन, उसका जो मीनिंग निकालना है और जो बैंकों को लगेंगे और उसके आगे जाके हमारे प्रोडक्ट को जो लगेगा, ये सारी चीज को हम एनालिसिस करते हैं हर हफ्ते हम सारे मिलके। जो भी निकल के आता है वर्क आइटम, हम वो वर्क आइटम लेके, चाहे वो कस्टोडियन में हो या एड ऑन में हो, उसमें रेगुलेटरी रिलेटेड मैटर्स को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो रेगुलेटरी सेल, क्वालिटी एश्योरेंस टीम और क्वार्टरली रिलीजेस, ये हमारे बहुत बड़े इनिशिएटिव्स रहे हैं पिछले साल में, जहां पे हमारा क्वालिटी एश्योरेंस, जिससे कि आपको जब प्रोडक्ट मिलता है तो सही तरीके का प्रोडक्ट मिले, टेस्टेड हो, ट्राइड हो, ये वाले चीजों को हम ध्यान में रखे हैं। पिछले संवाद में भी हमने रिलीजेस में क्या-क्या इंप्रूवमेंट किया है, इसके बारे में बात किया है। तो हमें लगता है कि क्वार्टरली रिलीजेस हमारे बहुत अच्छे बन रहे हैं, जिससे कि आपको दिक्कत बहुत कम होती है। इसके बाद जब हमने लिस्ट को टेक ओवर किया तो हमें लगा कि बहुत सारे हमारे पास पेंडिंग इश्यूज है, जिसको हमें एक टीम बना के, एक टास्क फोर्स बना के उसको सॉर्ट आउट करना है। तो हमने पिछले साल 3 टीम वैसे बनाए हैं, हम लोग उसको रक्षक और रक्षक प्रो और रक्षक प्रो मैक्स करके बोलते हैं। तीनों को मिला के RRR बोलते हैं। तो पिछले साल हमारा ये सबसे अच्छा इनिशिएटिव गया है, जहां पे हम लोगों ने हमारे पास जो भी पेंडिंग इश्यूज थे, लगभग सारे इश्यूज को हमने एक साथ लिया था। इनको सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट किए, चाहे वो एनहांसमेंट हो, चाहे वो बग्स हो। तो ये रहा हमारा पिछले साल में। मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इन सारी चीजों को कर पाए, आप लोगों से जुड़ पाए। बहुत सारे बैंकों को मैं खुद पर्सनली जाके मिला हूँ, आपके मैनेजमेंट से, चेयरमैन साहब से या सीईओ से। तो ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा और ये रहा हमारा पिछले साल। तो हम लोग इन सारी चीजों के बारे में और भी बात करेंगे जब अगले संवाद भी आएगा। तो ये रहा हमारा ओवरव्यू लिस्ट में क्या पिछले साल हुआ है। अभी हम मुद्दे की बात पर आते हैं। आज मैं कस्टोडियन और एड ऑन्स दोनों को मिला के हम लोग कस्टोडियन प्लस प्लस बोलते हैं। आगे चल के हम लोग कस्टोडियन प्लस प्लस ही बोलेंगे। हमारा ट्रेडमार्क कस्टोडियन ही रहेगा, बट हम कस्टोडियन प्लस प्लस की मतलब हमारे सारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मॉड्यूल्स और एड ऑन्स, ये सारे चीजों को हम मिला के कस्टोडियन प्लस प्लस बोलते हैं। आप जानते हैं कस्टोडियन हमारे लिए पिछले 20 से 25 साल तक हमारा प्रोडक्ट रहा है और ये प्रोडक्ट आपको बैंक चलाने में, सोसाइटी चलाने में, जो भी ऑटोमेशन में चाहिए था, वो करते आया है। कस्टोडियन कैसे पैदा हुआ, कैसे आगे बढ़ा, कैसे बहुत बड़ा बन गया, उसके बाद क्या-क्या ऐड ऑन्स है, इसके बारे में और मैं जब मैं रोड मैप की स्लाइड आऊँगा तब बताऊँगा। बट हमारा फोकस रहेगा कस्टोडियन और ये एडिशनल ऐड ऑन्स। तो पूरा रोड मैप इसी के ऊपर ही है। अभी अगर हम कस्टोडियन को छोड़ के अगर हम सेक्टर की बात करें, तो कोऑपरेटिव सेक्टर जो आज के दिन में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा है। आप अगर डायग्राम देखोगे तो बीच वाला जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब वो बैंक हो सकती है, क्रेडिट सोसाइटी हो सकती है। इनको, बैंकों को और क्रेडिट सोसाइटीज को इतने सारे इंटरनल चैलेंजेस होते हैं और इतने सारे एक्सटर्नल चैलेंजेस भी होते हैं। आपको रेगुलेटरी कंप्लायंट रहना पड़ेगा, आपको मार्केट में देखना पड़ेगा कि आप में सही बात हो रही है। अगर सही बात नहीं भी हो रही है, ऐसा ना हो कि आपके बाद आपके लिए गलत बात फैला दिया जा रहा है। तो परसेप्शन और ट्रस्ट आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। आरबीआई आपके पीछे पड़ा है कि आप साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी को महत्व दो। इसको जो भी करना है आप बैंकों को और क्रेडिट सोसाइटीज को करना पड़ेगा। तो इसका प्रेशर आपके ऊपर कॉन्स्टेंटली बना रहेगा। इसके अलावा भी आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, क्योंकि आरबीआई जिसकी गाइडलाइन के बारे में मैं आगे चल के बात करूंगा, वो सारे गाइडलाइन आप अगर देखोगे तो बहुत कम ऑप्शन मिलता है कि हम लोग जैसे हैं वैसे ही रहें। ऐसे नहीं रह सकते, हमें टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट करना ही पड़ेगा सारे बैंकों को और क्रेडिट सोसाइटीज को। तो इसीलिए टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन का भी आपको बहुत सारा प्रेशर रहता है।
इसके अलावा बैंक के अंदर, सोसाइटी के अंदर आपको ये भी देखना पड़ता है कि आप बाजू वाले बैंक से कैसे कॉम्पीट करें, आप कैसे उस ऑफर को दे, उस तरीके से लोन दे, डिपॉजिट दे जो कि कस्टमर आपको छोड़ के कहीं और नहीं जाए। उसके बाद आपको बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फ्रॉड ना हो और इंटरनल मैनेजमेंट को सही बना के करके कैसे रखें। तो ये भी आपका इंटरनल चैलेंज रहेगा। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, चलो हम लोग एक बढ़िया सा टेक्नोलॉजी वाला या कुछ और नया इनिशिएटिव बैंक में लेते हैं, तो बहुत बार बजट होते हैं, बजट एलोकेशन होता है, ये नहीं होता। इसीलिए कैपिटल कंस्ट्रेंट्स बहुत सारे बैंकों को हमने देखा है, क्योंकि उनके बजटिंग में नहीं होते हैं, तो उनको वो काम करने के लिए भी फिजिबिलिटी नहीं होता है। तो इंटरनल चैलेंजेस आपके लिए ये भी रहेगा कि जो आप सोचोगे वो आराम से खरीद पाओगे, कर पाओगे, ये भी चैलेंजेस हैं। तो ये कैपिटल कंस्ट्रेंट मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए चैलेंज रहेगा। इसके अलावा भी आपको हर बार आपको देखते रहना पड़ेगा कि आपका जो खर्च है, जो भी एक्सपेंसेस है, ये इतनी ज्यादा ना बने कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट हो, आप फाइनेंशियल वायबिलिटी से बाहर चले जाएं। आरबीआई भी इसके बारे में देखते रहते हैं, उनका जो केपीआई है इसके बारे में बात करूंगा मैं। तो ये सारे चीज आपको अंदर से बाहर से परेशान कर रही है, इनके आपको कंसिडर करते रहना पड़ेगा। तो लगभग ये सारे चीजों को हमने अपने रोड मैप में भी कंसिडर किया है और जिस हद तक हमें हो सकता है कि ये चैलेंजेस हैंडल करने में आपको आसानी हो, उन सारे चीजों को हमने रोड मैप में बना के आपको प्रेजेंट करने की कोशिश किया है। तो आज के दिन में सेक्टर इतना इजी नहीं है, बहुत रेगुलेटेड है और इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस है। तो हम लोग आपकी हालत को समझते हैं और हमारे प्रोडक्ट रोड मैप उसी हिसाब से डिजाइन किया है। तो हम अपनी रोड मैप की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया है, हमारे लिए क्या दो फैक्टर हैं जो रोड मैप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है बैंक का एम्बिशन, बैंक या सोसाइटी का एम्बिशन क्या करना चाहती है। हम हमारे कस्टमर में हमें ये खुशी है, हमारे बहुत सारे कस्टमर्स आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके कस्टमर को बहुत बढ़िया सर्विस देना चाहते हैं। बहुत सारे बैंक जो 300-400 करोड़ कर रही हैं, अगले साल ही 500 करोड़ करना चाहती हैं। जो बैंक 700-800 कर रहे हैं, वो 1000 करोड़ करना चाहते हैं। तो हम जानते हैं बैंकों को आगे बढ़ना है। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे सीईओ और चेयरमैन साहब से जब मिलता हूं मैं, वो बहुत फ्यूचरिस्टिक है, आगे बहुत अच्छे तरीके से बढ़ना चाहते हैं। तो वो सारे चीजों को हम नकार नहीं सकते, हम उन सारे चीजों को साथ में लेके चलना पड़ता है। हमें आपके सर्विस में ऐसे रहना पड़ता है कि अगर आप जोर से आगे बढ़ना चाहोगे तो आपके पास फैसिलिटी हो। तो बैंक का एम्बिशन हमने एक इनपुट लिया है और दूसरा इनपुट लिया है कि आरबीआई गाइडेंस। एज आई सेड, हम सारी चीज, हमारे सारे सपने ताकत तभी होंगे जब हम कंप्लायंट रहेंगे। और आरबीआई आज के दिन में क्या क्या करना चाहती है, ये भी हमने कंसिडर किया है। तो ये दोनों मिला के हमारा रोड मैप बनता है। तो लिस्ट का रोड मैप, विजन 2030, ये आपकी एम्बिशन है, ये आपकी गाइडेंस जो आरबीआई से आता है, ये दोनों मिला के हमारा विजन 2030 बनता है। अगर हम बैंक या सोसाइटी की एम्बिशन के बारे में बात करेंगे, हर एक बैंक और क्रेडिट सोसाइटी का मेजरमेंट हम इस तरीके से बना सकते हैं कि बैंक का परफॉर्मेंस कैसा रहना चाहिए। तो हमने इसके बारे में बहुत रिसर्च किया। मैं खुद बैंकिंग में बहुत दिन रहा हूँ, हमारे बहुत सारे लोग बैंकिंग के बारे में कुछ हद तक जानते हैं। तो जितना समझ हमें है, जितना इंफॉर्मेशन हमें मिली है, उन सभी चीजों को देखते हुए हमें लगता है कि अगर हम कुछ 15 से 16 केपीआई के बारे में अगर बात करेंगे और इसको हम मेजर करते रहेंगे, जो आपके इंटरनल केपीआई है, तो हम तय कर पाएंगे कि बैंक अच्छा कर रहा है और बैंक को आगे क्या करना है। तो ये सारी चीज आसानी से बताया जा सकता है और ये सारी चीज आरबीआई भी इसी तरीके से मेजर करता है। तो अगर आप देखोगे तो आपके एम्बिशन ऐसे होंगे कि आप शेयर के कैपिटल ग्रोथ करोगे,
डिपॉजिट ग्रोथ करवाओगे, लोन्स की ग्रोथ होगी। ये सारे चीज जब आपका आगे बढ़ेगा उस परसेंटेज के हिसाब से जो इधर इंडिकेट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर शेयर कैपिटल की बात करें तो ऑन एन एवरेज बैंक या सोसाइटी तभी अच्छी मानी जाती है, आगे बढ़ रही है मानी जाती है, जब उसकी कैपिटल ग्रोथ 16% से 35% तक हो। अगर आप 35% से ज्यादा कर रहे हो तो बहुत आगे बहुत जोर से आगे बढ़ रहे हो, और अगर आपकी ग्रोथ 16% से कम है, वो एरिया बनता है बैंक को सोचने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए। तो अगर कोई बैंक को, सोसाइटी को आगे बढ़ना है, हमें लगता है कि कैपिटल ग्रोथ ईयर ऑन ईयर हर साल 16% से 35% तक ग्रोथ होना चाहिए। उसी हिसाब से अगर बात करेंगे डिपॉजिट ग्रोथ की 20% से 30%, ये सारे एवरेजेस हैं। हमें लगता है कि कोई बैंक इन सारे एवरेज के बीच में रहेगा तो बहुत अच्छा तरीके से एज पर द मार्केट ग्रोथ आप भी ग्रो हो रहे हो। अगर आप सबसे ज्यादा नंबर से ज्यादा बढ़ा रहे हो तो आपका ग्रोथ बहुत ज्यादा है, और अगर आपका नंबर मिनिमम नंबर से कम है तो उस एरिया में आपको इंप्रूवमेंट लेके आना है। तो ये 16 जो केपीआई है, हम इसके ऊपर फोकस रखेंगे। अगर और हम जानते हैं कि बैंक भी इसके ऊपर काम करते रहेंगे, तो हमने इसको कंसिडर किया है। तो अगर हम बैंक को ये मान के चलते हैं कि सारे बैंक हमारे एम्बिशन के रेंज जो है उसमें रहेंगे, तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे बैंकों के लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये रहेगा हमारी कोशिश कि आप शेयर कैपिटल ग्रोथ कैसे कर सकते हो, डिपॉजिट ग्रोथ कैसे कर सकते हो, लोन ग्रोथ कैसे करते हो, आपके सीडी रेशियो कैसे रेंज में रहे, इसके लिए जो भी सिस्टम से बनाना पड़ेगा, पॉलिसी मतलब प्रोसेस से बनाना पड़ेगा, आईटी पॉलिसी बना के बनाना पड़ेगा। इन सभी चीजों के ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। जो भी हमसे बन पाता है, चाहे वो नया सिस्टम बना के देना हो, चाहे वो नया प्रोसेस बना के देना हो, ये सारी चीज हम अपनी तरफ से करते रहेंगे। हमारे लिए और आपके लिए आगे बढ़ने के लिए जो इंडिकेटर दिखाते हैं वो 16 है। हमें पता है और बहुत सारे पैरामीटर्स बैंक और क्रेडिट सोसाइटीज मेजर करते हैं, और उसके हिसाब से बैंक की और सोसाइटी के अंदर की प्लानिंग होती है। बट हम समझते हैं अगर हमारा सिस्टम ये सभी चीजों को आपको अचीव करने के लिए असिस्ट बनते हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हो, आप सभी के साथ मार्केट के साथ आगे चल रहे हो। तो ये सारी चीजों को हमने लिया है। आगे चल के क्या क्या इनिशिएटिव, कौन से केपीआई को हेल्प करेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारा टेक्स्ट है इस स्लाइड में, मैं थोड़ा समरी बताता हूं। जो दूसरी पॉइंट है जो हमने अपनी रोड मैप में कंसिडर किया है वो है आरबीआई गाइडेंस। आप अगर टेबल देखोगे तो पहले आरबीआई सर्कुलर जो है वो कॉलम है। तो आरबीआई भी एक वैसी चीज है जो मैं सिंगापुर में आने के बाद मैं सोच रहा था आरबीआई बहुत रिएक्टिव है, कुछ फ्रॉड होता है तो उसके बारे में पॉलिसी निकालता है, कुछ इश्यू होता है तो उसके बारे में काम करता है। बट मैं जितना आरबीआई को अभी तक जान पा रहा हूँ, वो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे जो रेगुलेटर है वो बहुत फ्यूचरिस्टिक है और बहुत केयरफुली थॉटफुल है। तो आरबीआई ने बहुत सारे ऐसे सर्कुलर रिसेंटली निकाले हैं, 20 हमने 2021 से देखा है। तो 2021 से 2024 तक बहुत सारे सर्कुलर उन्होंने बहुत फ्यूचरिस्टिक सोच रख के बनाया है। उनमें से हमें लगता है कि ये सारे जो 6 गाइडलाइंस है, जो सर्कुलर थे, वो हम सभी को बहुत एप्लीकेबल होंगे। तो इसीलिए हमने इन सर्कुलर को थोड़े अंदर जाके बहुत सारे स्टडीज किए हैं, और हमें लगता है कि ये सर्कुलर आपके लिए बहुत मायने रखेंगी, हमारे लिए भी बहुत मायने रखेंगे, क्योंकि ये सर्कुलर को कंप्लाई करवाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। तो हमने वो एनालिसिस किया है। तो पहला कॉलम है आरबीआई सर्कुलर, उसके बाद सर्कुलर के अंदर क्या है, आरबीआई क्या गाइडेंस देना चाहती है, इसमें हमारा समझ क्या है, वो दूसरी कॉलम में हमने लिखा है। तीसरे कॉलम में हमने कोशिश किया है कि अगर बैंकों को, हमारे बैंकों को ये सर्कुलर को कंप्लायंट रखना है,
तो हमारे रोड मैप में क्या करना चाहिए। तो इन्फ्रेंस फॉर द रोड मैप, जो तीसरा जो लास्ट कॉलम है, वो कॉलम ये बताती है कि हमने सर्कुलर से क्या लिया है। अगर हम एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पर लिए तो पेमेंट विजन ऑफ आरबीआई इन 2025, पहला वाला अगर मैं एग्जाम्पल की तरीके से लूं तो आरबीआई एक सर्कुलर रिलीज किया है 21-22 में, जो पेमेंट विजन होता है। और आरबीआई बता रहा था कि 2025 तक पेमेंट के बारे में आरबीआई की क्या सोच है, वो बैंकों को क्या करवाना चाहते हैं। अगर आप सर्कुलर के अंदर जाओगे तो आरबीआई ने दो चीजों को डिफाइन किया है। एक है कोर थीम, तो जो वो क्या करना चाहते हैं, वो ये करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, डिजिटल पेमेंट सभी के लिए, सभी जगह और सभी वक्त, वो जो बोलते हैं 4 E, तो एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम। तो आरबीआई बहुत क्लियर है कि वो डिजिटल पेमेंट्स को पुश करेगा और उनका 2025 विजन डॉक्यूमेंट में वो वही बता रहे हैं। और वो चाहते हैं कि बैंक डिजिटल पेमेंट्स ऐसे ही आसान बनाएं जिससे कि कोई भी कहीं भी हर बार डिजिटल पेमेंट आसानी से कर पाए। आप अगर उनका विजन देखोगे तो और भी चौंकोगे, क्योंकि वो बहुत आगे जाके क्लियरली बता रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट कैसे हो, वो सेफ हो, सिक्योर हो, फास्ट हो, कन्वीनियंट हो, एक्सेसिबल हो और अफोर्डेबल हो। तो आरबीआई ये बता रहा है कि क्या आपको करना है, आरबीआई बता रहा है कैसे करना है। तो छह एस्पेक्ट, और ये से हो रहा है। तो आरबीआई हर एक गाइडलाइन में बहुत सोच के गाइडलाइन बना रहा है और उसमें बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी नहीं रहता है। हम लोग बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम इस एग्जांपल के बारे में बात करें, आरबीआई पेमेंट के बारे में क्या सोच रहा है, वो सोचता है कि कोई भी कहीं भी और हर बार डिजिटल पेमेंट आसानी के साथ, सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ, फास्ट, कन्वीनियंट, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल, उस तरीके से पेमेंट कर पाए। अगर हम इसको समझेंगे तो हम देखते हैं कि रोड मैप में हमें क्या करना है। तो हमें सिंपल है कि अभी पेमेंट, डिजिटल पेमेंट प्रमोट कर रहा है आरबीआई, हमें करना है, इससे सारे सब लोगों को सुविधा होगी। तो हम इसको बहुत सीरियसली लेते हैं और उन सारे इनिशिएटिव्स को लेंगे हम लोग, चाहे वो कस्टमर ऑनबोर्डिंग हो, चाहे वो लेंडिंग हो, चाहे वो रिकवरी हो, या चाहे वो कोई भी तरीके का पेमेंट हो। कैसे हम लोग डिजिटलाइज कर सकते हैं, डिजिटाइज कर सकते हैं, ये हमने अपने रोड मैप में लिया है। इसकी वजह से जो भी इनिशिएटिव बनेंगे, इसके बारे में और डिटेल में हम बताएंगे। तो आरबीआई गाइडलाइन देखा हमने, उसको समझा हमने कि वो क्या बता रहा है और उसके हिसाब से हमारे सिस्टम को बना रहे हैं। तो ये जैसे मैंने एक एग्जांपल बना के आपको एक्सप्लेन किया, बहुत टाइम नहीं है मेरे पास, तो हमने सारे 6 आरबीआई सर्कुलर को ऐसे ही देखा है। अगर आप देखोगे आउटसोर्सिंग आपको कैसे करना है, आप अगर देखोगे तो कस्टमर सर्विस आपकी कैसे होनी चाहिए, आप देखोगे अगर आप क्लाउड के बारे में सोच रहे हो तो आपको क्या-क्या कंसिडरेशन करना है, और फाइनली आपको कैसे वो इनिशिएटिव लेने हैं जिससे कि भारत की हर नारी खुद पेमेंट के बारे में, डिजिटल बैंकिंग के बारे में जान पाए। तो आरबीआई इसके इसके बारे में भी एक गाइडलाइन निकाली है, वो इसको बोलते हैं स्वनारी, फ्रिक्शनलेस फाइनेंस फॉर एवरी वुमन इन इंडिया। तो वो समझते हैं कि भारत के हर नारी को ऐसा सुविधा मिलनी चाहिए जिससे कि वो बैंकिंग से जुड़ पाए। ये सारे चीजों को हमने बहुत तरीके से देखा है और इसमें जो निकल के आते हैं उन सारी चीजों को हमने कंसिडर किया है। तो दोनों पॉइंट हमारे हो गए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग अपना रोड मैप के बारे में बात करेंगे। तो ये है हमारा रोड मैप। अगर आप हमें पूछोगे अगले 5 से 6 साल में क्या-क्या चीजों को लिस्ट करेगा, तो ये सारी चीजों को लगभग करेंगे हम।
हमें करने में और समझने में आसानी हो, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स को हमने लॉजिकली मतलब ग्रुप किया है। पहला ग्रुप है फंक्शनल एनरिचमेंट, दूसरी ग्रुप है ऑपरेशनल एक्सेलेंस, तीसरी ग्रुप है फ्यूचरिस्टिक बैंकिंग, चौथी ग्रुप है टेक मॉडर्नाइजेशन और पांचवी है पेमेंट्स एंड कार्ड। तो हम लोग हमारे सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे करेंगे कि ये एक ना एक थीम में बैठे। अगर एक थीम का एग्जांपल लूं, फंक्शनल एनरिचमेंट का मतलब है बैंकों को अपने काम करने के लिए जो भी एक्टिविटीज करने पड़ते हैं, जो भी टास्क करने पड़ते हैं, जो भी काम करना पड़ता है, वो सारे काम करने के लिए हमें या तो हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम में या नए सिस्टम में इम्प्लीमेंट करके देना है आपको। तो वो सारे चीज फंक्शनल एनरिचमेंट में आते हैं। अगर एग्जांपल लिया जाए, आप सभी को मैंडेटरी मॉड्यूल, चाहे वो ईएमएल हो, सीकेवाईसी हो, केवाईसी हो, ये सारे मॉड्यूल्स बैंक में या सोसाइटी में होने चाहिए। वो मैंडेटरी मॉड्यूल कैसे अच्छे चले, उनका जो भी नया गाइडलाइन आया है वो कैसे हम फॉलो करें और उसको कैसे बेहतर बना के दे, ये रहेगा आपका मैंडेटरी मॉड्यूल। अगर और आगे जाएंगे, आप आजकल इन्वेस्टमेंट की बहुत बात हो रही है, हमें ये सुनने को आया है कि हमारे इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल में बहुत इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, तो हमने वही चीज करने के भी किया है। तो फंक्शनल एनरिचमेंट में इन्वेस्टमेंट होंगे, डेथ क्लेम किया है हम लोगों ने ऑलरेडी, कुछ 2-3 बैंकों को रोल आउट भी कर दिया है, और रेगुलेटरी रिपोर्टिंग को हमें इंप्रूव करना है, ये जानते हैं। तो जो भी इंप्रूवमेंट हम कर पाएंगे वो रेगुलेटरी रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर करेंगे। इसके बावजूद हमारा मार्केट प्लेस भी एक फंक्शनल एनरिचमेंट रहेगा। अगर हम लोग जैसे लिस्ट में काम कर रहे हैं, अगर इसको इंप्रूव करना है, हमें आईएसओ सर्टिफिकेशन करवाते रहना है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग का सर्टिफिकेट आपको देना होता है हमें, ये सर्टिफिकेशन हम रेगुलरली करते रहेंगे। सोर्स कोड ऑडिट जो अभी चल रहा है वो भी हम कराएंगे रेगुलरली, क्योंकि आपके ऑडिटर पूछते हैं आपको वैसे वाले प्रोडक्ट चाहिए जिससे कि आप सिक्योर महसूस करें और हमारे प्रोडक्ट सिक्योर हो। ये सर्टेन ऑडिटर से हम सर्टिफिकेशन करते रहेंगे और उसका ये जानकारी आपको देते रहेंगे। तो जो भी लिस्ट के अंदर जो हम कर रहे हैं उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, ये है हमारा ऑपरेशनल एक्सेलेंस। तो उसमें हम लोग नए इनिशिएटिव भी लेके आ रहे हैं, सीएमएस हो और एफआईआर हो, ये सारे चीज ऑपरेशनल एक्सेलेंस में होते हैं। इसके अलावा भी हमें आगे भी देखना है, एडवांस्ड बैंकिंग भी करना है, फ्यूचरिस्टिक बैंकिंग भी करना है। बहुत सारे बैंक के लिए हम ये फीचर्स लेके आ रहे हैं, चाहे वो मोबाइल बैंकिंग हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, साइबर सिक्योरिटी हो, डिजिटल लेंडिंग हो, डेटा सिक्योरिटी हो, एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन हो। ये सारे चीज हमें लगता है कि ये हमारे फ्यूचरिस्टिक बैंकिंग में है। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ये लगेगा कि हम जो सबसे बढ़िया वाला बैंकिंग आज के दिन में होता है उसके कुछ चीजों को और बहुत सारे चीजों को हम कर रहे हैं। इसके अलावा भाई बहुत सारे चीज हमें अडॉप्ट करने हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, चाहे वो ब्लॉकचेन हो, चाहे वो क्लाउड हो, ओपन बैंकिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। ये सारा चीज हमारे लिए एक नया टीम बनाया है हम लोगों ने, हम लोग उसको इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी टीम की काम ये रहेगा कि इन सारे नए टेक्नोलॉजीज को हम कंटिन्यूसली इवैल्यूएट करें और हम अपनी तरफ से इसको इम्प्लीमेंट करते रहें। इसके अलावा भी जैसे पेमेंट का विजन है आरबीआई का, तो हम उसको अलाइन करने के लिए सारे जो चीजें होती है पेमेंट के रिलेटेड, कोई भी आपके चैनल हो उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, चाहे वो एटीएम हो, आईएमपीएस हो, आरटीजीएस हो, यूपीआई रिलेटेड हो, इसके बारे में हमारी काम और ज्यादा बढ़ेगा। तो लगभग ये बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, समय के अभाव से मैं इतना ही बता पा रहा हूँ। आगे संवाद में मैं और एक एक फंक्शनल थीम के बारे में मैं और ज्यादा बताऊंगा। फिलहाल के लिए आपको एक ब्रॉड पिक्चर मिल गया है कि हम अगले 5 से 6 साल तक क्या क्या इनिशिएटिव, क्या क्या प्रोजेक्ट, क्या क्या नई चीज करने वाले हैं। तो ये याद रखिए, ये स्लाइड हम और भी शेयर करेंगे। ये हमारा कोर रोड मैप रहेगा विजन 2030 का, इतने सारे प्रोजेक्ट हम करेंगे। एक और बात भी मैं बताना चाहता हूं कि सिर्फ यही होगा
और इसके अलावा कुछ नहीं होगा वो भी ठीक नहीं है। हम जानते हैं बहुत सारे चीजों के बारे में हम चेंज होता रहता है, मार्केट चेंज होता है, रेगुलेशंस चेंज होते हैं, तो उन सारे चेंज को हम करते रहेंगे, बट मेजॉरिटीली हमारा रोड मैप ऐसे दिखेगा। तो अगर वही रोड मैप मैं थोड़ा पिक्चर में बना के दिखाऊं कि कैसे हमारा पूरा प्रोडक्ट कैसे कैसे स्टार्ट हुए और कैसे बढ़ रहे हैं, तो ये उसका पिक्चर वाला रिप्रेजेंटेशन है। हमारे कंपनी 1997 में टोटल ब्रांच ऑटोमेशन से स्टार्ट किया था। वो सॉफ्टवेयर हमने 4 से 5 कस्टमर के यहाँ रोल आउट किया था। उसके बाद एक मेजर अपडेट हुआ था 2008 में, जब हमने टोटल ब्रांच ऑटोमेशन से, वो भी अभी चल रहा है, उसके अलावा हमने कोर बैंकिंग सोल्यूशन बनाई। वो बहुत अच्छा रहा हमारे लिए और हमारे कस्टमर्स के लिए। तो हमने बहुत सारे कस्टमर जो टोटल ब्रांच ऑटोमेशन पे थे उनको सीबीएस पे लेके आए, और 2011 में ये जानते हुए कि सारे बैंक्स को रेगुलेशन में आना है और रेगुलेटरी के हिसाब से और सेंसिटिव होना है, तो उन सारे मैंडेटरी मॉड्यूल्स को इंप्लीमेंट किया है 2011 में। एएमएल हो, ऑडिट मॉड्यूल हो, चाहे लोन सिस्टम हो, ये सारे मॉड्यूल्स हमने 2011 में इंप्लीमेंट किया है। ये सारे मॉड्यूल्स हमारे कस्टोडियन प्रोडक्ट के अंदर है या तो एड ऑन है, आपके बैंक में रहेंगे। दूसरा बहुत बड़ा अपडेट हमने किया है 2019 में, जहां पे हमने आईएसओ सर्टिफिकेशन किया है, मोबाइल बैंक लॉन्च किया है, एजेंसी बैंकिंग भी स्टार्ट किया था। ये सारे चीज 2019 तक हुए हैं। उसके बाद नया अपडेट है 2024 में, जो ये साल है। इस साल में हमने सिम्स किया है, बहुत सारे बैंकों को रोल आउट भी किया है। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, उसको हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो डेट क्लेम मॉड्यूल हो, चाहे वो सीएमएस हो, ये सारे चीजों के इनिशिएटिव इस साल चलेंगे। आगे चल के आप देख रहे हो हम लोग रेगुलेटरी रिपोर्टिंग को इंप्रूव करेंगे अगले साल, इन्वेस्टमेंट को पूरा जो भी एनहांसमेंट हमें करना पड़ेगा वो सारे करेंगे। उसके अलावा भी हम मार्केट प्लेस 2.0 लेके आएंगे, टेक रिफ्रेश करेंगे। हम ये भी सोच रहे हैं कि ऑरेकल फॉर्म्स और रिपोर्ट में ही रहना है या कुछ और नया सिंप्लीफाइड नया टेक्नोलॉजी पे जाना है, तो हम उसके बारे में सोच रहे हैं। जल्दी इसके बारे में डिसीजन लेंगे, आपको बताएंगे कि हमारा टेक रिफ्रेश कैसा रहेगा। इसके अलावा भी हम रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के बारे में हमारे जो भी बनता है वो हम इवैल्यूएट करके इंप्लीमेंट करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो बैंक को सहूलियत मिलती है ये भी देखेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये भी टेक्नोलॉजी है जो बैंकों को बहुत यूजफुल हो सकती है। मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया है। ये सारे चीज के बारे में भी आपको इनिशिएटिव मिल जाएगा। वही हम आगे बढ़ाएंगे 2027 और लगभग 2030 तक पहुंच तक हम लोग मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और 6G में बहुत सारे उसका लेवरेज किए होंगे। और हमारा जो विजन है कि हम एक कोर बैंकिंग सोल्यूशन मार्केट में लीडर्स रहें, हम लोग आपके साथ लगभग ये अचीव कर पाएंगे। तो ये है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अगर एक पिक्चर में हमारा रोड मैप आपको दिखाना है तो हमारा रोड मैप ऐसा दिखता है। हम इसी के ऊपर और ज्यादा बात करेंगे आगे चल के भी, और ये सारे इंफॉर्मेशन आपको शेयर भी करेंगे। तो ये है हमारा कस्टोडियन प्लस प्लस का रोड मैप। वही रोड मैप अगर हम प्रोजेक्ट के हिसाब से कौन से साल में क्या इनिशिएटिव हो रहा है उसका प्रोजेक्ट प्लान है, तो हम लोग प्लान बना चुके हैं। हम लोग ये करने वाले हैं, जो भी साल है उस साल में वो इनिशिएटिव कर रहे हैं। एक और बात आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि बहुत सारे इनिशिएटिव, लगभग सारे इनिशिएटिव हम स्टार्ट तो कर रहे हैं और उसको आगे चला रहे हैं 2030 तक। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ स्टार्ट करेंगे और बंद कर देंगे। हमारे सारे इनिशिएटिव बहुत फ्यूचरिस्टिक है, बहुत लॉन्ग टर्म है। तो 24 से 2030 तक कौन कौन से प्रोजेक्ट रहेंगे, ये सारे चीजों का इंफॉर्मेशन इधर है। वो देखने के लिए और पढ़ने के लिए थोड़ा मुश्किल है, हम लोग इसको शेयर करेंगे तो आप आसानी से देख पाओगे। तो ये था मेरा पॉइंट कि हम तैयार हैं, हम रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए, आपके साथ चलने के लिए। और हमारी तरफ से ये कोशिश रहेगी
कि कोई भी लिमिटेशन कंस्ट्रेंट आपको नहीं होगा जिससे कि बैंक जो करना चाहती है वो कर नहीं पा रही है। ये हमारी प्रॉमिस है आपके लिए कि जो भी बैंक करना चाहती है हम आपके साथ हैं। बहुत सारे बैंक हमें पूछते हैं कि अगर हम 1000 करोड़ बन जाएंगे तो आपके सिस्टम में कुछ चेंजेस आएंगे क्या, आपके सिस्टम झेल पाएगा क्या? तो उन सभी को हम बताते हैं कि बहुत सारे हमारे बैंक है जो 1300-1400 करोड़ का बिजनेस करते हैं, तो सिस्टम में कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अगर कोई 1500 करोड़ कर रहा है उसको 2000 करोड़ करने में कुछ परेशानी नहीं होगी, हम लोग आपके साथ हैं। तो मैं रोड मैप का अपनी तरफ से यही बात बोल के कंक्लूड करूंगा कि लिस्ट हमारी तरफ से पूरा हम सोच के प्लान भी बनाया है, और अभी जाके मेरे टीम के साथ मैं हर एक प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैंने बताया है वो प्रोजेक्ट हम स्टार्ट या तो कर चुके हैं या करने वाले हैं। हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ भी चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर आप में से बहुत सारे लोग बहुत फ्यूचरिस्टिक हैं और आपके साथ बहुत अच्छा आइडियाज भी हैं, तो जैसे मैं बोलता रहता हूँ कि मैं को इनोवेशन में भी बिलीव करता हूँ, तो सिर्फ हम अपनी बलबूते पर इंडस्ट्री में लीडर बनेंगे ये मैं नहीं समझता। हमारे लिए आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो भी नए आइडियाज है, नए रिक्वायरमेंट्स है, नए चीजों को करना है, आप हमें बेझिझक बता सकते हैं। हम उन चीजों को बहुत सीरियसली लेंगे और वो सारी चीजों को जितना हो सकता है हम अपनी रोड मैप में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये थी मेरी तरफ से विजन 2030। आई वुड लाइक टू मतलब ये इसको दिखा के मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपका साथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और मैं आशा करता हूँ कि आगे चल के भी जितना सपोर्ट मुझे इधर मिला है वो मिलता रहेगा और हम सब साथ मिलके अपना विजन 2030 को अचीव कर पाएंगे। इसके बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप चैट में डाल सकते हैं या क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जब होगा आप उसको बात कर सकते हैं। तो ये थी मेरी तरफ से 2030 विजन। अभी मैं एसएसके जी को आमंत्रित करता हूँ, हम वो ये विजन को कैसे अपनी तरफ से कंसिडर करें, और अगर बैंक ऐसे ही वाला एक रोड मैप बनाना चाहे, इसके लिए हम कैसे आपकी बड़ी मदद कर सकते हैं, इसके बारे में एसएसके जी बताएंगे। वो आपकी रोड मैप होगी। अगर आपको बनाना है, आपको इंटरेस्ट है, तो एसएसके जी के साथ कुछ इनपुट शेयर कीजिए। हम वो इनपुट्स लेके आपका भी रोड मैप आपके लिए बना सकते हैं। तो उसके ऊपर हमारी तरफ से बहुत काम हमने किया है, इसके लिए बहुत हमारा एक्सपीरियंस रहा है, आरबीआई के गाइडलाइंस रहे हैं, और हमारा आपके साथ जो भी डिस्कशन होता है उसका नतीजा हमने लिया है इसके अंदर। तो एसएसके जी बताएंगे अभी कि बैंक का रोड मैप कैसे हो सकता है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून एंड थैंक्स किरण जी। अच्छा है कि मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे हो। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। यस, कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, आवाज आ रही है। यस, धन्यवाद। हम आरबीआई के सर्कुलर्स, प्रेस रिलीज हमेशा देखते आ रहे हैं और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि आरबीआई अपना रोड मैप तैयार कर रहा है। जैसे कि गिरीश जी ने अभी बताया, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेस रिलीज एंड नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स rbi.org.in पे है। तो हमने ये तय किया कि आरबीआई अगर उनका रोड मैप तैयार कर रहा है तो हमें एज अ वेंडर करके हमारा भी रोड मैप तैयार करना है। तो अभी जो गिरीश सर ने बताया वो सब हमारा रोड मैप है जो हम आरबीआई से कनेक्ट कर रहे हैं। और ये एक कड़ी है कि आरबीआई, वेंडर और बैंक भी उसी तरीके से आपका रोड मैप तैयार करना चाहिए। कई बैंकों को आरबीआई के नोटिफिकेशन और इंफॉर्मेशन भी आए हैं कि आप रोड मैप तैयार करो। तो हमने आपके लिए एक गाइडलाइन तैयार किया है जो आपको बहुत मदद कर सकता है। एक्चुअली ये गोल है और ये गोल आपका जो है मैं आपको शेयर करता हूं।
ये रोड मैप है। इससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि ये एक आपका गोल है और हमेशा ऐसा कहा जाता है कि जो गोल है ये स्मार्ट होना चाहिए। तो ये भी हम पहला डिस्कस करते हैं कि गोल स्मार्ट होना चाहिए यानी कैसा होना चाहिए। ये स्पेसिफिक होना चाहिए, ये मेजरेबल होना चाहिए, ये अचीवेबल होना चाहिए, ये रियलिस्टिक होना चाहिए और ये टाइम बाउंड होना चाहिए। इसे हम स्मार्ट बोलते हैं और इसके लिए हम आपकी मदद या हेल्प करना चाहते हैं। जैसे कि गिरीश सर ने बताया कि हम आपसे कुछ इनपुट्स लेंगे और इस इनपुट से हम आपके बैंक का जो रोड मैप है, ये रोड मैप हम आपको शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ हम आपसे क्या क्या इनपुट लेने वाले हैं। आपका नाम तो है, आपके ब्रांचेस कितने हैं, ये ब्रांचेस, देन आपके एम्प्लॉइज कितने हैं, आपके डिपॉजिट कितने इन करोड़ में, आपका एडवांस कितना है, और एक इंफॉर्मेशन हम आपसे लेना चाहते हैं। हम आपसे और एक इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि आपका 23-24 में जो बैलेंस शीट है उसका लेफ्ट या राइट यानी असेट और लायबिलिटी साइड का कोई भी ये है 2 करोड़ में कौन सा है। नमस्ते सरकार. काय म्हणते सरांचा साहेबांचा सारखाच फोन येत होता. म्हणलं आता तुमच्या वैभव टीम सर, मध्ये पण आप वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमने आपसे लिया है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि आपका ओन डेटा सेंटर अगर है तो ओन डेटा सेंटर आपने उसका जो हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर आपने कब परचेस किया है, ये इंफॉर्मेशन हम आपसे ले रहे हैं। टीआर आपका है अगर तो आपका ओन है तो आपने उसका हार्डवेयर कब परचेस किया है। बैंक का FSWM यानी फाइनेंशियली स्टेबल और वेल मैनेज है क्या, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आपके पास है, सीटीएस आपके पास है क्या, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज जो आरबीआई आपकी नोटिफिकेशन भेज रहा है वो आप कब करने वाले हैं, ये इंफॉर्मेशन हम आपसे लेंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी है ये हमने आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, वहां से आपका इंफॉर्मेशन हम लेंगे। यहाँ अभी जो आपने रोड मैप देखा उस रोड मैप में जो भी इंफॉर्मेशन है ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ देने की कोशिश की है। जैसे कि आपको यहाँ देख सकते हैं ई-रूपीज है, डिजिटल लेंडिंग है, ये इंफॉर्मेशन भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा हम ये कलेक्ट करेंगे कि आप कितना ग्रोथ रिक्वायर करते हैं, डिपॉजिट में कितना ग्रोथ रिक्वायर्ड है आपको, एडवांसेस में आपका अभी ग्रॉस एनपीए कितना है, नेट एनपीए कितना है, ये सब इंफॉर्मेशन हम आपसे कलेक्ट करेंगे। और ये इंफॉर्मेशन हम आपसे कलेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली इसमें कुछ और पैरामीटर भी रहेंगे। इस पैरामीटर में जैसे कि आरबीआई ने अभी हमें बताया है कि 10% जो आपके ब्रांचेस है ये आप ब्रांचेस आप ओपन कर सकते हो, तो 10% की ग्रोथ यहाँ लिखा है। अगर आप ज्यादा भी ब्रांचेस ओपन करते हो तो ये भी यहाँ आप मेंशन कर सकते हो। और यहाँ से आपका ये 5 साल का 5 ईयर का रोड मैप जो है ये रोड मैप ये तैयार हो सकता है। इसमें ये आपके अभी ब्रांचेस कितने हैं और 2025 में कितने ब्रांचेस बढ़ेंगे, 26 में कितने होंगे, 26-27 में कितने होंगे, ये यहाँ लिखा है। ऑटोमेटिकली आपके एम्प्लॉइज है, अगर 4 to 5 एम्प्लॉइज पर ब्रांच आपको अगर लगते हैं तो पर ईयर आपका ब्रांचेस की वजह से आपका एम्प्लॉय ग्रोथ भी कितना होना चाहिए ये भी हमने यहाँ मेंशन किया है। टोटल अपने एम्प्लॉइज कितने हो सकते हैं ये भी यहाँ दिखाया है। अपनी ब्रांच की ग्रोथ जैसी है, आपका डिपॉजिट कैसा बढ़ेगा ये भी यहाँ हमने मेंशन किया है। उस हिसाब से अपना टोटल डिपॉजिट कितना होगा, टोटल लोन अपना कितना होगा, ये सब इंफॉर्मेशन हमने यहाँ ऑटोमेटिकली दी है। इस वजह से आपका जो रोड मैप है ये रोड मैप तैयार हो सकता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि आपने डेटा सेंटर जो है ये एक सैंपल हमने बैंक लिया है, इसमें 2 ईयर एगो डेटा सेंटर खुद का बनाया है, यानी 2 ईयर पहले लिया है।
तो 2 ईयर पहले किया है तो आपका 26-27 में आपका जो डीसी है ये आपको फिर से करना है, यानी हार्डवेयर परचेस आपको फिर से करना है या आप क्लाउड पे जा सकते हैं, यानी आपको एक प्लान करना है। ये प्लान हमने यहाँ लिखा है। इसमें एडिशनली हमने ये किया है कि हर एक जो आपके पॉइंट्स है इसके पॉइंट्स में फाइनेंशियल क्या लगता है ये भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ स्टोर किया है। इस हिसाब से आपको ये लास्ट में आपको ये पता चलेगा कि 2024 में आपका टोटल बजट कितना हो सकता है। ये एक टेम्पररी और ये इमेजिनरी हमने इंफॉर्मेशन दे दी है। हर बैंक की वजह से ये अलग हो सकता है। आपके जो ब्रांचेस बढ़ने वाले हैं इसका कॉस्ट कितना आएगा आपको ये भी लिखा है, एरियंस कितना बढ़ने वाला है और हर एक ईयर का आपका जो बजट है ये बजट हम यहाँ आपको दिखा सकते हैं। इससे आपको जो आपका आईटी बजट है या आपका टेक्नोलॉजिकल जो बजट है, आप अगर बैंक को ग्रोथ करना है तो उसका प्रोविजन अगर आपको करना है तो ये आप कैसे कर सकते हो ये हम यहाँ आपको दिखा सकते हैं। इस हिसाब से आप कौन से भी इंफॉर्मेशन जो है ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ आपको ऐड करके दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो व्हाट्सएप चैटबॉट है या वैलिडेशन फ्रेमवर्क है, फ्रिक्शनलेस ऑनबोर्डिंग है, ये वेरियस एड-ऑन मॉडल्स हम अभी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो अगर ये आप लेना चाहते हैं तो आप कब ले सकते हैं इसका प्लान भी हमने यहाँ आपको दिखाया है। ये सब इंफॉर्मेशन हम आपसे लेके ये सब आपके लिए हम तैयार करने वाले। तो आपको भी एक इसका हेल्प मिलेगा कि आपका जो बजट है सेट कर सकते हैं, आप प्रोविजन कर सकते हैं, आईटी जो बजट है ये सेट कर सकते हैं और आरबी आपको हमेशा इंफॉर्मेशन जो आपको डिमांड करती है ये इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ दे सकते हैं। और हाँ इस तरह ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो है कि जो मैनेजमेंट है ये मैनेजमेंट को एक क्लियर पिक्चर मिल सकता है कि हमारी बैंक को अगर ग्रोथ करना है तो हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है। ये हम एक्सपेंसेस नहीं बोलते, हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, क्योंकि इसका इतना इन्वेस्टमेंट आप अगर करोगे तो आपका जो बैंक है ये बैंक ग्रोथ हो सकता है। क्योंकि आरबीआई हमेशा आपको बोल सकता है कि आपका ग्रोथ कितना है ये बोलो, आपका प्लान क्या है ये बोलो, हम इसके लिए आपकी ये इंफॉर्मेशन देके मदद कर सकते हैं। जैसे कि आप इससे हमने ग्राफ भी रेडी किया है, इससे ये आपको यहाँ दिख रहा है कि आपकी ब्रांच की ग्रोथ कैसी हो रही है। ये 24 में कितना ब्रांच बढ़ रहे हैं, 25 में कितना है, 26 में कितना है, ये आपको मिल सकता है। आपकी डिपॉजिट की ग्रोथ क्या हो रही है ये आप देख सकते हो। और जब भी इंफॉर्मेशन आपको चेंज करना है आप इंफॉर्मेशन इसमें चेंज भी कर सकते हो। जहाँ से जो गोल है आपका वो गोल आप थोड़ा सा इलास्टिक यानी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी रख सकते हैं। आपका लोन का ग्रोथ कैसा रहेगा, ईयर वाइज आपका बजट कैसा रहेगा, ये भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है। मोस्टली इंपॉर्टेंट बिजनेस पर एम्प्लॉय, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं और हमारा जो बिजनेस है ये बिजनेस और एम्प्लॉय इसका परसेंटेज क्या होना चाहिए और एम्प्लॉय हमारी बिजनेस कितनी हो रही है ये भी आप देख सकते हो। और एम्प्लॉय ग्रोथ जो है ये एम्प्लॉय ग्रोथ जैसे ब्रांचेस हमारे बढ़ेंगे वैसे एम्प्लॉय भी हमारे इंक्रीज होंगे। तो इस हिसाब से उसका भी जो ग्राफ है ये ग्राफ हम यहाँ आपको दिखा सकते हैं। और एक इंफॉर्मेशन हम डिटेल में ज्यादा नहीं शेयर करेंगे, बताएंगे अभी, सिर्फ एक इसका इंफॉर्मेशन हम आपको बता देंगे कि अगर आपके पास ओन डेटा सेंटर है और अगर आप क्लाउड पे जाना चाहते हो तो हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि हम ओन डेटा सेंटर पे ही रहे या क्लाउड पे जाए। तो इसके लिए हमने ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी किया है। अभी जो बैंक्स ओन डेटा सेंटर पे है और क्लाउड पे जाना चाहते हैं इसके लिए ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी हमने किया है। एक्चुअली हर बैंक की तरफ से चेंज हो सकता है, इसलिए हम इस पे ज्यादा अभी डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जब हम हर एक बैंक के लिए इंडिविजुअल ये रोडमैप देखेंगे तो आपका जो डेटा है ये डेटा इंफॉर्मेशन जब हम यहाँ फिल करेंगे तो आपको पता चलेगा, आप ही डिसीजन ले सकते हो कि हम
वो डेटा सेंटर पे रहे या हम क्लाउड पे जाए। हाँ लास्ट। और एक हमने यहाँ एक शीट भी हमने तैयार किया है, ये भी हम इंडिविजुअली आपसे डिस्कस करेंगे। ये शीट ऐसा है कि अभी आपके पास जितने एडॉन मॉडल्स है, वही एडॉन मॉडल्स अगर आप यूज करना चाहते हो, कोई ऐड नहीं करना चाहते हो, तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है ये हमने अभी आपको बताया। और इस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बराबर अगर आप जो हमने रोड मैप तैयार किया है, तो रोड मैप की तरफ से आपको अगर जा सकते हैं, जाना है अगर, तो ये भी हमने फाइनल करके एक फाइनल बजट आपके लिए तय किया है। इससे आपका अभी जो एडॉन मॉडल्स है और रोड मैप की वजह से आप एडिशनल जो रोड मैप एडॉन मॉडल ले रहे हो, इसका हर ईयर आपका बजट कैसा चेंज होता है ये भी हम आपको यहाँ दिखा सकते हैं। और फाइनली जो आपका इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है, जो आपने डेटा हमें शेयर करते हो, इस हिसाब से आपके अभी कंप्लायंस कौन से बाकी है, ये बाकी कंप्लायंस जो है ये हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। और ये कंप्लायंस अगर आपको कंप्लीट करना है तो इसका एस्टिमेट क्या हो सकता है ये भी हम आपको शेयर करेंगे। जैसे कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है या CKYC आपके पास अगर है तो कंप्लायंस तैयार हुआ है। अगर आपके पास 2 ईयर पहले आपने हार्डवेयर परचेज किया है, तो आपको 3rd ईयर में वो हार्डवेयर आपको परचेज करना है, तो ये आपका कंप्लायंस है, ये कंप्लायंस यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। 3rd ईयर में आपको उसका कॉस्ट लगेगा। डीआर का भी ऐसा है, जैसे कि 5 नंबर जो है इसमें आप देख सकते हो कि रिस्क बेस्ड ऑडिट। अभी ना रिसेंट जो सर्कुलर निकाला है, अगर आपका एसेट और लायबिलिटी 500 करोड़ से ज्यादा है तो आपको रिस्क बेस्ड ऑडिट आपके बैंक में इंस्टॉल करना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि हमने यहाँ लिखा है कि दिस ईयर हमने ये रिस्क बेस्ड ऑडिट लेने का प्लान किया है, तो ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड अमाउंट कितना है, कौन से ईयर में आपको ये लेना होता है, वो आपको पता चलता है। स्टॉक है, नॉक है, अगर आपके पास नहीं है तो आपको अगर कंप्लायंस करना है तो कितना आपको लगेगा। एज वेल एज आपके पास फायरवॉल नहीं है तो ये भी कंप्लायंस है, ये भी इंफॉर्मेशन है। बीएपीटी के लिए कितना लगता है आपको, सिस्टम ऑडिट के लिए कितना लगता है, सोर्स कोड ऑडिट के लिए कितना लगता है, ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ है। और इस हिसाब से हम आपको फाइनली जो उसका रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट भी इससे ऑटोमेटिकली शेयर हो सकता है, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो हम ये बता रहे हैं कि जब आप हमारे टेम्पलेट के हिसाब से अपने इनपुट्स हमें देंगे तो वो टेम्पलेट ऑटोमेटिकली एक रिपोर्ट बनाएगा, और वो रिपोर्ट आपका बैंक का कैसे दिखेगा उसका सैंपल हम दिखा रहे हैं। तो रिपोर्ट आपका ऐसा दिखेगा जो आप अपने इंटरनल यूज के लिए भी रख सकते हैं, मैनेजमेंट को भी दे सकते हैं, और ये सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे रिपोर्ट से। थोड़ा और छोड़ दे। हाँ, जैसे कि आप देख रहे हो कि जो इंफॉर्मेशन आपने शेयर की है, आपका स्टेटस है, ये सब इंफॉर्मेशन सेकंड पेज पे आ जाएगी। अगर आप यहाँ देखोगे कि 3rd पेज पे जो भी आपका रोड मैप है, रियल रोड मैप, ये रोड मैप यहाँ आ जाएगा। हर ईयर आपका बजट है, ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप 3rd पेज पे देखोगे तो जो भी आपका पैरामीटर्स है इसमें, ये पैरामीटर्स आप देख सकते हो। और इसके बाद जो भी ग्राफ्स है, ये ग्राफ्स आप देखोगे। इस ग्राफ से जो मैंने अभी दिखाया था आपको, तो ग्राफ्स आप देखोगे। ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। और ये फाइनल बजट फर्स्ट जो आपके एडॉन मॉडल्स है और आपका जो रोड मैप है, इस हिसाब से आपका फाइनल बजट जो है, ये बजट ऐसा हो सकता है, ये इंफॉर्मेशन है। तो एक्चुअली हमारा प्लान ये है कि हम आपको एक QR कोड शेयर करेंगे और
ये QR कोड जब आप स्कैन करोगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा और इस फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है ये इंफॉर्मेशन आप दे सकोगे और ये इंफॉर्मेशन जब आप यहाँ इंटर करोगे तब हमारे यहाँ उसका एक रोड मैप हम तैयार करेंगे और इस फॉर्मेट में हम आपको शेयर करेंगे। थैंक यू। और जो भी क्वेश्चंस है ये हम हमारा जो क्वेश्चन और आंसर सेशन है इसमें हम ले सकते हैं। और एक बात है कि इसके रोड मैप के ऊपर हमारे एक बैंक जो है राजापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इसके सीईओ साहब आहिरे साहब है कि जो उन्होंने बहुत सा काम भी इसके ऊपर किया है। एक्चुअली हमने कल उनसे बात की तो वो एक मीटिंग में बिजी थे। देखते हैं कि हम वो अभी फ्री है। आहिरे साहब। नमस्ते। हाँ सर, मैंने जैसे आपसे बात की थी कि रोड मैप के बारे में आपके थोड़े से राय कि हमारे जो सब बैंक से वो शेयर करें, तो क्या आप शेयर कर सकते हो? नमस्ते. आवाज येतोय माझा सगळ्यांना? हो. मराठीत बोललं चालणार आहे की हिंदीमध्ये? कारण Yes, येतोय. Yeah. ओके. माझं नाव शेखर आहिरे, सीईओ सर. राजापुर अर्बन बैंक. सर हिंदीत बोलला तर बरं होईल जरा. हिंदी ओके. मैं जब इस बैंक में ज्वाइन हुआ 2007-8 में, तो ये बैंक का टोटल बिजनेस था 40 करोड़ एंड नाउ दिस बैंक इज 772 करोड़ ग्रॉस एनपीए था, अभी 1.21 है और जो नेट एनपीए था 9%, 8 to 9% था, वो 0% है. 13 ब्रांचेस इस कोकण एरिया में सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में है. रोड मैप के बारे में मुझे लगता है कि एक अच्छा ये दिया है रिस सॉफ्टवेयर ने हमें. रिस सॉफ्टवेयर से कंटिन्यू ये करते हुए ये बैंक को मैंने अभी से 772 करोड़ तक लेके गया है. मेरा रोड मैप अभी 2 साल में मैंने मेरे स्टाफ के ऊपर ये किया है, तो 1000 करोड़ का हमने मिशन 1000 करके रोड मैप किया है. तो इस रोड मैप में मैंने क्या किया कि पहले टारगेट फिक्स किया है, फिर मॉनिटरिंग किया है और फिर सक्सेस का ये किया है. अभी देखो इस बैंक में 15 हमारे एटीएम से और सालाना 1 करोड़ से ज्यादा नेट कमीशन इस बैंक को ये एटीएम द्वारा मिलता है. जैसे कि नेशनलाइज बैंक होता है, सब एटीएम यहाँ इस एरिया में है, लेकिन कंटिन्यू एटीएम चालू रखना ये भी एक जिम्मेदारी रहती है, वो बैंक कर रही है. इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जो अदर बैंक के भी होंगे वो अपने बैंक पे यहाँ आते हैं. सेकंड वन यूपीआई तो हमने चालू किया, यूपीआई भी चालू किया है. हमारे इसमें मिनी एटीएम हमने ये किया है कि जो यहाँ आठौड़ा बाजार रहते हैं, वो आठौड़ा बाजार में वो गाड़ी पे लेके यात्रा होते हैं, उधर भी ये ट्रांजैक्शन होता है. तो ये सब टेक्नॉलॉजी एखाद्या मराठीमध्ये म्हणतात की आजोबा आणि वडील बँकेमध्ये आलेत, आता नातू आणि मुलगा येणं गरजेचं आहे. लड़का और उनका लड़का ये आना जरूरत है. तो इसीलिए वो सब टेक्नोलॉजी, मोबाइल बैंकिंग जैसे टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर से या सर्वत्र टेक्नोलॉजी से ये करके हमने किया है. तो पहले इस रोड मैप में अभी रिजर्व बैंक ने रोड मैप पे ये आया, हम सब करते, लेकिन आरबीआई का मुझे बोला आरबीआई ने कि लिखित स्वरूप में ये होना चाहिए.
ये साइंटिफिकली टेक्निकली करेक्ट होना चाहिए। आप सब कर रहे हो, मैंने उसको दिखाया मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से रोड मैप का ये अलग इम्पोर्टेंस हमें अभी मिशन 1000 के बारे में मैं अपने कुलकर्णी साहब से बात किया था। तो 1000 टोटल बिजनेस इस बैंक का दिसंबर 25 में 1000 का होना चाहिए। ये हमने टारगेट फिक्स किया। बाद में मैंने एक सेमिनार लिया, टोटल उसमें स्टाफ थे, हमारे डायरेक्टर थे, हमारे असिस्टेंट प्यून थे, गोल्ड स्मिथ थे, सब जो बैंक के जो सब कर्मचारी थे वो सबको उधर ये किया और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसे क्या करना चाहिए, ये हमने रोड मैप फिक्स किया। बाद में मॉनिटरिंग का जो ये रहता है, हम टारगेट फिक्स करते हैं, वो टारगेट होते हैं नहीं होते हैं, इसमें मॉनिटरिंग वो करते हैं। तो हमने क्या किया उसमें कि 2 साल का टारगेट बनाया, उसमें से 1 साल का बनाया, मंथली टारगेट बनाया और डेली टारगेट बनाया। पर ब्रांच का 13 ब्रांच है, पर ब्रांच का टारगेट बनाया और उसमें से पर स्टाफ का टारगेट बनाया, पर स्टाफ ने कितना डिपॉजिट हर दिन लाना चाहिए। और इसमें मॉनिटरिंग क्या किया कि हम सुबह हमारी ब्रांच 9:30 को चालू होती है, तो 9:15 को हम एक छोटी मीटिंग ये करते हैं, उसमें उस दिन के टारगेट फिक्स करते हैं आज के दिन में। और वो टारगेट जो ये करते हैं वो हम हमारे ब्रांच मैनेजर से लेते हैं कि आज के दिन में कितना डिपॉजिट तुम ला रहे हो, ओवरड्यू तुम कम कर रहे हो, कितना लोनिंग तुम कर रहे हो। ये सुबह 15 मिनट्स में उनके पास से ये टारगेट लेते हैं। और जब भी शाम को 5:30 को हमारी जो दूसरी मीटिंग होती है, उसमें उसके दिन भर में जो टारगेट पूरा किया है उसका मॉनिटरिंग करते हैं, उससे पूछते हैं। और मुझे शुरुआत में थोड़ा सा स्टाफ को ये हुआ थोड़ा कठिन ये हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन गए और उसे हैबिट होते गए तो मुझे वो अच्छा रिजल्ट आने लगा। और मैं अभी दिसंबर 2025 को मेरा जो 1000 का टारगेट है, वो 1000 का टारगेट 101% पूरा हो गया, क्योंकि 25 लाख डिपॉजिट मेरा आ रहा है। और इसी तरह अगर रोड मैप हम फिक्स करते हैं, और परसों कुलकर्णी साहब से मेरे जो ये हुआ मीटिंग हुआ, उसमें मेरे ब्रांच का उसने जो रोड मैप करके दिया है, कब मुझे हमारा अभी डीआर साइट है, मुझे सॉरी डीसी है, डीआर पे जाना है, क्लाउड पे जाना है, कितना खर्चा आएगा, ये सब मेरे पास रेडी है। अभी स्टाफ पे कितना खर्चा आएगा वो रेडी है, इन्वेस्टमेंट कितना पड़ेगा करना पड़ेगा वो रेडी है। तो इसी कारण से हमें एज ए सीईओ करके, एज ए मैनेजर करके ये सब करना एक अच्छी तरह ये होता है, इससे फायदेमंद हमें साबित होगा। तो थैंक्स लिस्ट ऑफ यूर, मुझे हिंदी बोलने का इतना जय नहीं है, तो अभी वो आपके सामने रखा हुआ, आप भी कर रहे होंगे, लेकिन जो करना है आप रिजर्व बैंक के अनुसार जो हमें लिखित स्वरूप में करना है। थैंक यू सर। थैंक यू आहिर साहब। तो जैसे अभी आहिर साहब ने अभी सभी को बताया कि वो रोड मैप के यूज कैसे देते हैं और उनके लिए वो कैसे आसानी से बना सकता है कि वो बैंक को कैसे आगे बढ़ा के सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया स्टार्टिंग में 14 करोड़ से 17 करोड़ से 1000 करोड़ तक बैंक को लेके जाना,
15 साल में बहुत छोटी बात नहीं है। ये हम आपको बेस्ट ऑफ लक भी बोलते हैं, कंग्रेचुलेशन भी बोलते हैं। तो थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस और वेरी इंसाइटफुल। अभी दयानंद जी CMS में हमने जो चेंज किया है इसके बारे में डेमो दिखाएंगे, थोड़ा बात करेंगे। बहुत सारे हमारे कस्टमर इसको यूज कर रहे हैं, तो दयानंद जी still not coming. आप दयानंद जी के स्क्रीन को देख पा रहे हैं? सर अभी तक शेयरिंग नहीं दिखाई दे रहा। या ओके हाँ ओके ओके थैंक यू सबको मेरा नमस्कार। जैसे हमने लास्ट मंथ में डिस्कस किया था और रजिस्टर किया था कि हमारा जो नया फीचर है FIR का, उसके बारे में हमने लास्ट मंथ में भी डिस्कस किया था। पर्सन भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि हमारा FIR कैसा वर्क हो। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो बैंक के ऑपरेशंस नेटवर्क में चलते हैं और इस ऑपरेशंस में उनको जो भी इश्यूज आते हैं वो हमारे CMS पोर्टल में वो रिकॉर्ड करते हैं और वो रिकॉर्ड करने के बाद वो सॉफ्टवेयर की सपोर्ट टीम वो देखती है और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो ये सब करने के करते करते हमें मालूम है सब लोगों को कि हमें कैसे रिकॉर्ड करना है, CMS को में कैसे एंट्री डालनी है, टिकट ID कैसे जनरेट करना है। तो ये सब ज्यादा आसानी से समझने के लिए, ज्यादा बेहतर सॉल्यूशन देने के लिए हमने एक फीचर उसमें ऐड किया है, जैसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं उसको। वो हमने FIR माध्यम से हमने उसको रिकॉर्ड करने की सुविधा दी है। आप देखेंगे कि इस FIR में आप जैसे रीड करते हैं, जैसे हम 1-2 मिनट का 3 मिनट का रीड करते हैं, वैसे रीड करके हम उस रिकॉर्ड को हम जो भी हमारा इश्यू है वो रिकॉर्ड करके हम उस CMS रिपोर्ट में अटैच कर सकते हैं। मुझे ये खुशी है कि ये लॉन्च करते हुए, क्योंकि हमने 10 बैंक में पहले पायलट बैंक में हमने इम्प्लीमेंट किया और वो सक्सेसफुल रहा। उसके बाद हमने 20 बैंक में भी इम्प्लीमेंट किया, वो भी सक्सेसफुल रहा और आगे जाके हम ये सब बैंक्स में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और हमें खुशी है कि हम हमारे लिए, हमारे दोनों के लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि मैं ये ऐसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको सबको पता है इस टिकट डालने के बाद और टिकट समझ में हमेशा हमारे सपोर्ट टीम के लिए जो भी समझ में आने के लिए इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं मिलती है, तो फिर से आपके बात करते हैं। उसके बाद हमारे टेक्निकल टीम के लिए देने के लिए भी ज्यादा बात करनी पड़ती है। तो ये सब सॉल्यूशन करने के लिए हमने FIR लॉन्च किया है। जैसे मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, जब भी हमने लॉन्च किया है अभी जिस बैंक में, उन्होंने बहुत ही अच्छा सा इसका यूज किया है। मैं उन सब बैंक्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं छोटा सा आपको एक डेमो भी उसको दिखा देता हूँ। मैं DT पाटिल बैंक का परमिशन लेता हूँ और उन्होंने जो रिकॉर्ड किया है यहाँ पे वो भी आपको शेयर करता हूँ। अभी मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है? तो आप देखेंगे कि जब भी आपके एप्लीकेशन में आपको जो भी कोई इश्यूज है
और ये इश्यूज आप उस स्क्रीन पे जाके और एफआर के माध्यम से आप ये रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि आपको जहां भी इश्यू आ गया है वहां पे आप देखेंगे कि ये रिकॉर्ड किया गया है और जो भी एरर है वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड करके उन्होंने रिकॉर्ड करके उस टिकट में अटैच किए हैं। ये एक्चुअल रिकॉर्डिंग है बैंक का, जो बैंक ने रिकॉर्ड करके सीएमएस पोर्टल में अटैच किया है। तो ये मुझे सब बैंक से अभी ये बताना है कि जो भी प्रतिनिधि है कि हमारा जो फीचर है एफआईआर का सब बैंक यूज कर ले, क्योंकि हम ये सब बैंक में अभी डिप्लॉय कर रहे हैं और हमारा जो ओल्ड वाला जो सीएमएस है वो भी हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सब बैंक यूज करेंगे और हमारा सबके लिए फायदेमंद रहेगा। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, जैसे दयानंद जी ने बताया कि जो वीडियो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो ये वीडियो हमारा नहीं है, ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है टीटी पाटिल बैंक के स्टाफ के हिसाब से। इसमें यूज करने के लिए बहुत ज्यादा हमने ट्रेनिंग भी नहीं दिया है, क्योंकि सिस्टम ही हमने आसान बना दिया है। ये एक बात है। दूसरी बात, हम एफआईआर यूज करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एफआईआर हमने सिक्योर प्रोटोकॉल में डिप्लॉय किया है। उसका मतलब है हमें बहुत सारे बैंक्स में ऑडिट का फाइंडिंग ये हुआ था कि बैंक सीबीएस वेंडर का प्रॉब्लम रिपोर्ट करने के लिए जो वेबसाइट यूज करते हैं वो सिक्योर नहीं है बैंक के लिए। तो बैंक को बोला गया था कि आप वो वाला यूआरएल मत यूज करो। वो प्रॉब्लम हमने फिक्स कर दी है। अभी आगे जाके हम जो आपको यूआरएल देंगे प्रॉब्लम रिपोर्ट करने के लिए वो हाई सिक्योरिटी वाला है और कोई भी ऑडिट इश्यू नहीं आएगा। और आपको दूसरी आसानी ये मिल रही है कि जो सीएमएस यूजर नेम पासवर्ड जो पहले से था वही चलेगा, बट आपका रिपोर्ट करने का तरीका जो है वो आसान रहेगा। वो इतना आसान रहेगा कि हमारा ये एप्लीकेशन पहली बार बैंक को देने के बाद हमारे यूजर ने खुद रिकॉर्ड किया गया वीडियो आपको प्ले कर रहे हैं। तो आप देखोगे उन्होंने लॉगिन किया, आप देखोगे उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। अभी इसके बाद इससे पहले उन्होंने क्या किया था, जो स्क्रीन कस्टोडियन में उनका प्रॉब्लम आ रहा है वो स्क्रीन में थे वो। उसके बाद वो एफआईआर स्क्रीन में आए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद वीडियो में देखोगे वो वापस कस्टोडियन के स्क्रीन में जाते हैं। देखिए हाँ, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, इमीडिएटली कस्टोडियन स्क्रीन के ऊपर आए, उनको प्रॉब्लम दिखाना है, उसी स्क्रीन में है वो। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं कि उन्होंने प्रॉब्लम हमें कैसे दिखाया वीडियो में। जैसे वो दिखाना चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम उनको आ रही है वो स्टेटस बार में ऑरेकल एरर जो आ रहा है उसके बारे में दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो के थ्रू बताने की कि वो टीटीपी और डीटी पाटिल के यूजर हैं, इसीलिए वो बैंक का नाम भी हाईलाइट कर रहे हैं। ये हम लोग को डीटी पाटिल यूजर्स को थैंक बोलना चाहते हैं कि सारे कोशिश वो कर रहे हैं जो प्रॉब्लम उनको आया है वो दिखाने के लिए। ये सारा चीज जो बैंक यूजर्स कर पा रहे हैं उनकी तरफ से, यही हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा और हमें इससे मदद मिलेगी कि आपके प्रॉब्लमों को सही तरीके से समझने की। आगे चल के हम लोग एफआईआर को और भी अच्छा बनाएंगे ताकि आपको ये सब करना ना पड़े। ऑटोमेटिकली आप ऑडियो भी डाल सकते हैं, आप टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, ये सारे चीज हम एनहांस करेंगे। तो उन्होंने बहुत कोशिश किया कि क्या प्रॉब्लम हमें दिखाए और हम, क्योंकि हम जानते हैं ये सारे प्रॉब्लम्स कॉमन है, तो हम बहुत कम टाइम में ये समझ पाए कि क्या प्रॉब्लम है
और मुझे लगता है कि हम लोगों ने इमीडिएटली प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर दिया। तो हमने उनको बोला था कि ये आपको 1 मिनट है, बट जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड ही लिए हैं और वो अपनी प्रॉब्लम को दिखा पाए। तो ये है हमारा नया सिस्टम जो हमने, आप देखिए तो 27 सेकंड अभी बचे हैं। उसका मतलब है उन्होंने 20 सेकंड में अपना प्रॉब्लम बता दिया, सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद वो सीएमएस में रजिस्टर हो गया, वीडियो बन गया, जो वीडियो हम देख सकते हैं, हमारा सपोर्ट सिस्टम देख सकता है, हमारा इम्प्लीमेंटेशन टीम देख सकता है। तो हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप, अभी हम सारे बैंकों को भी ये रोल आउट करेंगे, ये सिस्टम यूज कीजिए, जो भी प्रॉब्लम आता है उसको रिकॉर्ड करके भेज दिया तो हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। ये यही हम दिखाना चाहते थे कि हमारा नया सीएमएस जो है इट इज पावर्ड बाय द न्यू थिंग। तो ये इसके साथ हम अपने जो इस संवाद में जो बताने का हमारे जो सारे टॉपिक थे, उन्होंने उन सारी चीजों को हमने कवर कर लिया है। हम 10 मिनट से चूक गए, 10 मिनट हमारे थे क्वेश्चन एंड आंसर के लिए। तो 10 मिनट में आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो 10 मिनट अभी हम क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर लेंगे। उससे पहले दयानंद जी आपको बोलना चाहते हैं। और मुझे एक रिक्वेस्ट है कि जिस बैंक को ये लिंक नहीं मिली है, जो नई वाली लिंक चाहिए वो नहीं मिली है, तो हमसे कम्युनिकेट करें। और मेरी रिक्वेस्ट थी, और ये ज्यादा से ज्यादा यूज करें। जैसे कि हमें ओल्ड वाला सीएमएस का जो कनेक्शन है वो हम डिस्कंटिन्यू करने वाले हैं। तो थैंक यू ऑल। तो अभी किसी को कोई क्वेश्चन इसके बारे में, जो टॉपिक आज के संवाद में है, इसके बारे में किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। अगले 10 मिनट हम यूज कर सकते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन हमारे पास अभी नहीं है, बाद में है, तो हम उसको बाद में भी ले सकते हैं। तो अभी चार्ट पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि सन्मति बैंक से रिक्वेस्ट है कि ये लिंक उनको इम्प्लीमेंट करके दे दें। तो आप सभी को बता दें हम लोग कि एक कॉमन ईमेल कम्युनिकेशन हम सभी बैंकों को और क्रेडिट सोसाइटीज को करने वाले हैं, जिसमें सीएमएस का नया लिंक आपको दिया जाएगा। हम लोग अगले 15 दिन के लिए जो नया सीएमएस है इसको यूज करेंगे और आगे चल के इसको यूज करते रहेंगे। 15 दिन के बाद हमारा जो एग्जिस्टिंग सीएमएस है उसको हम डीकमीशन करेंगे। तब आपको सीएमएस जैसे पहले यूज करते थे वो भी यूज करते हो, और अगर आपको एफआईआर यूज करना है जो हम चाहते हैं आप यूज करो, उसको भी यूज कर सकते हैं। तो हमें वो मैसेज मिला है चैट पे कि इम्प्लीमेंट सच लिंक। यस, हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस हफ्ते में ही सारे बैंकों को एक का लिंक मिल जाए। थैंक यू। और किसी को कोई भी क्वेश्चन है हमारे रोड मैप के बारे में, टेम्पलेट के बारे में, आप पूछ सकते हैं। श्री पंचगंगा से क्वेश्चन आ रही है कि डेली एमआईएस रिलेटेड मॉड्यूल। तो हम एमआईएस रिलेटेड मॉड्यूल के बारे में फंक्शनल एनरिचमेंट थीम में से इसको करेंगे। जो भी आपके स्पेसिफिक पॉइंट्स है वो हम कंसिडर करेंगे। विक्रांत जी, अगर हमारे पास डेली एमआईएस रिलेटेड मॉड्यूल के बारे में अभी डिटेल्स हैं तो आप पंचगंगा से जो क्वेश्चन आया है उसका उत्तर दे सकते हैं। विक्रांत जी, डेली एमआईएस रिलेटेड मॉड्यूल का ना? मकरंद सर, मैं आपको एमआईएस रिलेटेड जो मॉड्यूल है उसके लिए मैं अलग सा एक आपसे बात करूंगा और मैं आपको दे दूंगा उसके बारे में जो कुछ भी अपडेट है। और अगला पॉइंट है, सारंग जी पूछ रहे हैं कि सोर्स कोड रिव्यू का क्या है। तो सारंग जी और सभी के लिए
जैसे मैंने अपने रोड मैप के बारे में, ऑपरेशनल एक्सेलेंस के बारे में जो बात किया है, हम सोर्स कोड ऑडिट रेगुलरली करते रहेंगे। इस साल का सोर्स कोड ऑडिट हमारी तरफ से चल रहा है। सोर्स कोड ऑडिटर एक सर्टेन एम्पैनल्ड वेंडर से हम करा रहे हैं। पहली जो उनका राउंड होना चाहिए जो सोर्स कोड ऑडिट में होता है, फर्स्ट राउंड ऑफ ऑडिट उन्होंने कर लिया है। उन्होंने लगभग 5 से 6 क्रिटिकल इश्यूज आइडेंटिफाई करके हमें बताया है कि हमें उनको फिक्स करने के बाद सेकेंड राउंड करके वो सर्टिफिकेट दे देंगे। हमें लगता है ये सारा चीज करने के लिए हमें 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। तो उस टाइम में हम लोग आपको सोर्स कोड ऑडिट का रिपोर्ट सारे हमारे कस्टमर्स को शेयर करेंगे। तो ये रहा हमारा सोर्स कोड ऑडिट। आगे बढ़ते हैं। अभी डाक बैंक से हाँ ओके, तो CIMS report not getting from software. Vikrant ji, you want to take up the question? हेलो हेलो दयानंद जी, इसके बारे में CIMS रिपोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन का प्लान DSC बैंक में बनाना पड़ेगा और उसके हिसाब से वो जो कुछ भी है उधर मैपिंग करवा के CIMS रिपोर्ट दिखवाने देंगे। जो मैं बताना चाहता हूँ कि उसका प्लान जो है सिम्स का इम्प्लीमेंटेशन का और आपके साथ हो जाएगा और आपके साथ शेयर करेंगे। Okay. ओके, और एक हम देख रहे हैं कि DT पाटिल के यूजर हमें बता रहे हैं संदेश जी कि हमें PPT और एक्सेल शीट शेयर कर दीजिए। हम PPT जो हमने अभी वॉक थ्रू किया है कस्टोडियन के बारे में, CMS के बारे में, जैसे पिछले संवाद का भी किया था, हमने इस बार भी वो शेयर करेंगे। हम अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट पे भी हम इसको अपलोड करेंगे। एक्सेल शीट जो है ये हमारा इंटरनल वर्किंग के लिए रहेगा। इसको आप तक पहुंचाने के लिए हम, जैसे SSK जी ने बताया है, हम इसको एक QR कोड बना के आपको शेयर करेंगे। हर बैंक को जो बैंक भी अपना रोड मैप बनाना चाहती हैं वो सारे इनपुट्स हमें वो QR कोड स्कैन करके जो वेबसाइट होगा उस वेबसाइट के थ्रू दे दें। हम वो एक्सेल शीट में लगा के जो रिपोर्ट हमने दिखाया आपको वो रिपोर्ट आपको बना के दे देंगे। फिलहाल के लिए हम लोग उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं, इम्प्रोवाइज कर रहे हैं और ये हम लोग अगले हफ्ते तक सारा कर देंगे। आपको QR कोड का ईमेल आ जाएगा, QR कोड स्कैन कीजिए, जो इनपुट्स बैंक की तरफ से हमें आने हैं आप उसको दे दीजिए और हम लोग आपको रिपोर्ट शेयर करेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा ये रोड मैप बनाने के लिए बैंकों के। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? ओके, हॅलो तो हॅलो हाँ जी, सर, माझा पाठीमागचा क्वेश्चनचा झालं का ते सॉल्व? कवठे सर, हेलो सर QR कोड रिलेटेड जो बात है ये हमने दूसरी एक कंपनी से टाइप किया है और एक क्रेडिट सोसाइटी में हम ट्रायल बेस पे वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, छोटी क्रेडिट सोसाइटी वो। इसको दिस वीक पे वो कंप्लीट हो जाएगा और हो जाने के बाद हम आपको ये शेयर करेंगे, हो जाएगा सर। सही बात है सर, लेकिन अभी पिछले मीटिंग भी हो गई, आपने कहा था, आपसे मैंने बीच में बात भी करना चाहा और आपने कहा कि ठीक है मैं अभी हूँ तो मैं आपसे बात करता हूँ बोला करके। लेकिन सर कैसा होता है कि क्लाइंट्स और बाकी अपने जो कस्टमर्स है वो उतनी देर तक वेट नहीं न कर सकते हैं। उन्हें तो भी कम से कम चाहिए, अपना 3-4 साल हो चुके हुए हैं
सर्विस से कंटिन्यूटी कर रहे हैं, और ऊपर से वो आईसीआईसीआई के इतना भी प्रॉब्लम क्रिएटेड है, बोलने के बावजूद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं वो सब। तो क्या Yes, करना उस बात के लिए? मैंने तो, आपके मतलब, हाँ हेलो, तो मैंने आपके जैसे इनके भी, हाँ सर, हम लोग आप जानते हैं कि जो भी हमसे बन पाता है रेगुलेटरी का कंसिडरेशन करके, बाकी सब चीजों को कंसिडर करके, हमने लगभग 5-6 ऐसे सर्विस प्रोवाइडर से बहुत आगे गए हैं। बहुत सारे पट संस्था को इंफॉर्मेशन भी मांगे हैं, बहुत परेशान हुई है, उनको भी परेशान हुई है, हमें भी परेशान हुई है। एसएसके जी दिन में आधा दिन इसी के ऊपर बिताते हैं कि कौन से सर्विस प्रोवाइडर है जो पट संस्था को ये क्यूआर कोड वाला ऑप्शन दे रहा है आज के दिन में। हमें लगता है कि अभी हमारा ये चौथा, पांचवा या 6th अटेम्प्ट है अलग अलग कंपनियों से, और हम लोग वो चेक कर रहे हैं कि हम इस बार जब करेंगे तो आपको भी एक सपोर्ट अच्छे वाला मिले और चलने वाला मिले। ऐसा हमारा कुछ भी इंटेंशन नहीं है अगर कि अगर नहीं नहीं आपको सर हाँ। अगर क्यूआर कोड अभी तक आपके पास में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ। तो अपने को हो सकता है, और बाकी सीएमएस के थ्रू अपना जो प्रोग्रामिंग है सीबीएस थ्रू वो भी चल सकता है, लेकिन उसके अंदर ही प्रॉब्लम क्रिएट है, तो वो भी प्रॉपरली नहीं चल रही है ना। मुझे हाँ, वो ठीक है, बात वो अलग बात है, तो मुझे इसके बारे वो में भी जानकारी नहीं इश्यूएबल है के लिए सर। आपके थ्रू तो कैसे होता है? वो भी इश्यूएबल के थ्रू आपके थ्रू वो उनके पास में आईसीआईसीआई के पास जाना पड़ता है, फिर वो बाद में बोलते हैं कि नहीं इनका या हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है एक्चुअली किस चीज का? प्रॉपरली अगर क्यूआर कोड का नहीं है और ये चीज नहीं हो, अवेलेबिलिटी हो सकती है, तो जो दिया है उसको तो प्रॉपर मेंटेन कीजिए, मेरा वो कहने का मतलब है। वो जो दूसरी बात, तो मैं मॉड्यूल्स के बारे में आपने बात किया है, इसको हम इंश्योर करेंगे कि उसकी प्रॉब्लम ना हो। और जैसे मैंने बताया वो चीज हमारी ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको नहीं देना है। तो वो आप निश्चित रहिए, हम अपनी तरफ से जितना कोशिश हम कर पाएंगे डेफिनेटली करेंगे, और हमारा इंटरेस्ट है आपकी बिजनेस बढ़े इसके हिसाब से। और आपकी जो परेशानी हुई है, आप बता रहे हो 2-3 साल, तो उसके लिए खेद है, बट हम मेरा करार हाँ। बढ़ना चाहिए, बस इतना मुझे ये चाहिए, बाकी और हम मुझे लोग करेंगे हाँ ओके, थैंक यू। मुझे और बाकी चीज का नहीं है। ओके सर, श्योर, ओके। अगला पॉइंट सन्मति बैंक से है कि उन्होंने आरबीआई कंप्लायंस रिलेटेड इश्यूज को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कर दे और कंप्लायंस बेटर हो। तो यस सर, वी कंप्लीटली एग्री। हमारी भी इंटरनल प्रायोरिटाइजेशन ऐसा ही होता है कि जब भी आरबीआई का गाइडलाइन निकल के आता है और आरबीआई सेल में डिसाइड किया जाता है कि एक इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है सारे बैंकों को, और चाहे वो एसएफटी 16 हो, सिम्स हो, ऐसे वाले चीजों को हम प्रायोरिटाइज करते हैं। हमारा जो मैन पावर है ये सारा उसी के ऊपर लगाते हैं, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपकी आरबीआई कंप्लायंस में कोई भी जितना कम दिक्कतें आए हो वो उतना रहे। तो ये हमारा कोशिश है। थैंक्स फॉर दिस। हम लोग इसको उसी हिसाब से प्रायोरिटाइज करेंगे। थैंक यू। हेलो विक्रांत सर। हाँ बताइए। हेलो। हाँ, जो अभी अभी इंटरेस्ट का सर्कुलर आया है ना, पेनल्टी का। हाँ यस। हाँ, उसके बारे में थोड़ा सभी को बता दीजिए, कैसा आपका कैसा वो काम करेगा नया सिस्टम, और ओके। अकाउंटिंग कैसा होगा उसका। एक काम कर देते हैं, हम लोगों ने जो अभी एक एसओपी बनाया है वो जो आपको शेयर किया है, बाकी सारे बैंकों को भी शेयर कर देते हैं ताकि उन्हें पूरा ये हो सके। जो कुछ भी अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो पेनल्टी के ऊपर और अदर चार्जेस के ऊपर नहीं करना है, उसका सेटिंग जो भी करना है हमारे सॉफ्टवेयर में उसका प्रोविजन है। और उसके लिए जो सेटिंग करने का हम लोगों ने एसओपी बनाया है वो हम लोग बाकी सारे बैंकों को शेयर कर देते हैं इसी इसमें। तो विक्रांत जी, जो आपने अभी बताया एसओपी वो भी शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज मैं ये रेकमेंड करता हूँ
क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हम सभी बैंकों को इस तरीके से समझाना चाहते हैं जो सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड है। तो आई वुड सजेस्ट आप FIR यूज करो, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग बना के सारे लोगों को शेयर कीजिए, तो उनको भी आसानी से पता चल जाएगा कि कहाँ से कौन से स्क्रीन में क्या मेनू ऑप्शन चूज करना है, कैसे सेट करना है, तो वो और बेहतर रहेगा उनके लिए। उसी यस यस सर, सर डेफिनेटली आई विल सेंड। उन्होंने भेजा SOP इंटरेस्ट का, और हमने भी सब करके देखा है कल, लेकिन आगे का जो प्रोसीजर है कैसा वो काम करेगा, कैसा अकाउंटिंग होगा, उस SOP में लिखा नहीं है। ओके ओके, तो उसके बारे में थोड़ा क्या है, कैपिटलाइजेशन नहीं करने को बोला है RBI ने। यस, जो penal कैपिटलाइजेशन charges नहीं होगा, हम ले रहे इसीलिए हैं हम लोगों ने स्कीम पैरामीटर में जो ये किया है, स्कीम पैरामीटर में एक हम लोगों ने फ्लैग रखा है, कैपिटलाइज करना है या नहीं करना है, उसके हिसाब से वो कैपिटलाइज नहीं होगा। नहीं, उसमें तो नहीं है कैपिटलाइज करने का है या नहीं है, उसमें SOP में कुछ भी नहीं है। तो विक्रांत जी, मैं आपको आप ये इसको देखिए, यस और जो भी गैप्स है आप उसको डिस्कस करके उनके साथ सॉर्ट आउट कीजिए, और वो सॉर्ट आउट होने के बाद हमारा जो पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा, तो आप उसको वीडियो में भी बना के, एक या दो वीडियो बना के वो सारे ओके सर, हमारे साइट पर शेयर करें। या ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो एक और कमेंट आया, इट्स नॉट जस्ट स्टॉप द penal interest, but it is to charge as per the instance. Yes, I think ये सारी चीज हम इंक्लूड करेंगे, और इंक्लूड करके SOP को भी एनहेंस करेंगे। अगर उसको चाहे तो हम लोग वीडियो जैसे बनाया, हम वीडियो बना के भी आपको शेयर करेंगे। Sure. अभी 12:45 है, 12:46 हो गया है, तो हमें लगता है कि ये संवाद हम अभी समाप्त करते हैं। आप सभी से हम लोग थैंक बोलना चाहते हैं, आपने ये संवाद में जुड़ा है हमारे साथ। हमारा संवाद अभी रिकॉर्डिंग किया है हम लोगों ने, और ये रिकॉर्डिंग आपको भी शेयर किया जाएगा। आप देख सकते हो हमारा रोड मैप अगले 5 से 6 साल तक क्या रहेंगे और हम क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, जो आपके रोड मैप के बारे में बात है, आप सारे इनपुट्स कैसे शेयर कर सकते हो QR कोड स्कैन करके, और कैसे आपकी रिपोर्ट बन सकती है, इसके बारे में भी आप वीडियो देखेंगे, और हम अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में अलग अलग बैंकों को ये रिपोर्ट बना के दे सकते हैं। तो मैं फिर से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और हम अभी इस संवाद को खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय।